Very good morning to all of you. And I think some of you had concerns regarding the fact that इस हफ्ता CR की क्लास होएगी कि नहीं. तो the thing is that I want to clarify from now on itself that your one class will be of CR definitely. So all of you who are at the LMS portal and those of you who have not joined it, so I would just request you all to join it because CR की क्लास तो आपकी डेफिनेटली होएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. Correct? So yeah, now I can see myself on YouTube as well. So right. So this is the correct time to start, I guess. Okay. So first things first, मैंने आपके सारे जो भी डाउट्स थे, जितने भी लोग, बहुत सारे डाउट्स हैं एंड डाउट्स नेसेसरली उस क्लास में से नहीं थे जो मैंने लिया था, बट जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनके डाउट्स थे. तो मोस्ट वेलकम टू सेंड योर डाउट्स एंड आई विल होल्ड एन एक्सक्लूसिव डाउट सेशन वेरी सून. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक मैं डाउट सेशन आपका ले लूँगी. तो जितने भी डाउट्स हैं, और मुझे एक एक बच्चे ने 3-3, 4-4 डाउट्स भेजे हैं, तो नो इश्यूज़, आप भेजते रहिए. आई एम कंपाइलिंग देम ऑल टुगेदर एंड देयर विल बी एन एक्सक्लूसिव डाउट क्लास ओनली. तो हम लोग एक क्लास रख लेंगे जो कि केवल हमारी डाउट क्लास होएगी. ठीक है. तो पहले भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अश्योर कर रही हूँ, दिस इज़ माई प्रॉमिस दैट एवरी वीक यू आर गोइंग टू हैव अ क्रिटिकल रीजनिंग सेशन. आई एम नॉट श्योर अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज सोनिया मैम है अपनी, वो भी पढ़ा रही हैं और बढ़िया सा डील हो रहा है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो CR की तो मुझे पता है आपको ज़्यादा टेंशन होगी. तो CR डोंट पैनिक, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि CR की क्लास नहीं होगी. टाइम टेबल में इतनी एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन होता है क्योंकि आई टीच बोथ, आई टीच RC एज वेल एज CR, सो इट्स ओके. सो दे हैव लेफ्ट इट ऑन मी कि मैम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, सो विच आई विल डू. और मुझे पता है कि आपको CR की डोज हर हफ्ता चाहिए होती है एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ प्रोसेस, सो आई विल डेफिनेटली टेक CR फॉर यू. That was one concern. The second point is that हमने लास्ट वीक काफ़ी डिटेल में स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग की थी, मगर फिर भी हमारी वीकनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग ने बहुत नहीं की थी. तो इस सेशन में हम लोग जो है ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आई हैव मोस्टली गिवन यू. ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट छूट जाता है, बट द थिंग इज़ जितने सवालों की आप प्रैक्टिस लगाओगे उतना ही आपकी क्रिटिकल रीजनिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्डअप होगा. और क्लैट आपका जब भी हो, प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड अस. All right, yeah, so good morning everybody. And मैं काफ़ी एक क्या कहते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज किस्म के लेक्चर्स प्लान करना चाह रही थी. तो मैंने आपके जितने भी आंसर्स हैं तीनों जगहों से ले लिए हैं. तो आज मैं पहले आपको लेक्चर का ब्रीफ दे देती हूँ इन केस you have concerns regarding it. So I will just brief you on the lecture first like I do always and then we are going to start. So आज की जो हमारी क्लास है, it is aimed at strengthening and weakening again, but these are advanced questions of strengthening and weakening. उसके पहले मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको होमवर्क दिया था और जिन बच्चों ने नहीं लगाया है, अभी भी आपके पास 5 मिनट है जब तक मैं गो थ्रू कर रही हूँ आज के क्लास के लिए. तो आप जल्दी से पीछे वाला क्लास अपने आप से देख लीजिए. और क्वेश्चन नंबर 3 दिया था मैंने, धर्मेश का डाउट दिया था, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया था. ठीक है. सो जिन बच्चों ने उसका आंसर दिया है उनका मैंने यहाँ पे नाम के साथ उनका आंसर लिख दिया है. जिन्होंने मुझे मेल किया है मैंने वहाँ से उनको भी कॉपी कर लिया है. जिन्होंने LPT पोर्टल पे छोड़ा है वो भी ले लिया है मैंने. और अगर कोई रह जाता है तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना, और बाकी अपना आंसर खुद चेक करके आप नीचे अपडेट कर सकते हो. स्पेशली फॉर आवर व्यूअर्स ऑन यूट्यूब, लीव योर आंसर्स ऑन यूट्यूब. ओके, इट्स वेरी मच ईजियर फॉर मी बिकॉज मुझे मेल में जाके फिर ढूंढ के करना बहुत मुश्किल लगता है. तो मैंने यहाँ पे 2 बहुत क्लियर डायरेक्शंस भी लिख दिए आपके लिए, काम मेरा भी आसान हो आपका भी आसान हो. तो मैंने ये बोला है कि प्लीज़ गिव योर आंसर्स ओनली ऑन LMS पोर्टल और यूट्यूब. और यूट्यूब में मैं आपका आंसर लाइक डिसलाइक इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आपको ये ना लग जाए कि सही है कि गलत है, वो मैं आपको लाइव क्लास में ही बताऊँगी. सो यू कैन ईजिली लीव योर आंसर्स ऑन YouTube or you can leave them on the LMS portal. I will just pick up from there all your answers and then compile it in the live class so that you have a clear idea where you stand और मुझे भी समझ में आ जाए बच्चा कितना समझ रहा है.
ठीक है। उसके अलावा मेरे पास 13 बच्चों की ये लिस्ट है जिन्होंने मुझे मेल के माध्यम से अपने डाउट्स भेजे हैं, वो लगातार मेल मुझे मिल जाती हैं। सो कई सारे बच्चों के बहुत बहुत डाउट्स हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं बच्चों के नाम। एंड बी रेस्ट अश्योर्ड आई विल बी डीलिंग विद इट प्रिटी सून। आई हैव again I'm saying that I'll hold an exclusive doubt session for all these students, and any more doubts that you have, जो आपको कमिंग कोर्स ऑफ वीक में जो भी आप क्वेश्चंस लगाते हो उसमें डाउट होते हैं तो वो भी आप भेज सकते हो, कोई बच्चा डाउट भेज सकता है। इट्स एन ओपन सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो डाउट्स यू सेंड मी via mail, and answers you leave only on LMS portal and YouTube. So I'll just pick up the answers from there and then I'll cut and paste it on my लाइव सेशन क्लास। एंड लाइक आई सेड अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड ऑफ द लेक्चर में दोनों मेल आईडी हैं, कहीं पे भी आप भेज सकते हो, दोनों में से किसी भी मेल आईडी में भेज दीजिए, मेरे पास पहुँच जाएंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग की। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो पिछली क्लास से तो वो आज क्लियर हो जाएगा। और हम ये अपना जो होमवर्क हमने दिया था उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम इन बच्चों का नाम लेंगे कि जिन्होंने मुझे डाउट्स भेजे हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे फिर से स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग का, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों हम और आप मिलके, ठीक है। उसके बाद थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट अवे वी जंप इनटू रैपिड फायर सेशन ऑफ सीआर। तो करीब मैंने आज आपके लिए 15 क्वेश्चन प्लान किए हैं, ठीक है। फुल 15 क्वेश्चंस हम लोग धड़ाधड़ लगाएंगे ताकि आपका भी एक वो मोटिवेशन बन जाए, आपको समझ में आ जाए आपने कितनी समझी है सीआर, और मुझे भी समझ में आ जाए। उसके बाद इस क्लास की थोड़ी सी छोटी सी समरी है, और मेरी तरफ से क्योंकि आप लोग ने काफ़ी अच्छे से होमवर्क किया है तो मेरी तरफ से और होमवर्क आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, एज फार एज द LR सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जाम इज कंसर्न्ड, it is very true that the kind of questions that they have asked, they are not lifting questions out of GMAT and LSAT. But it is also true that to build up that process of CR, you need some kind of practice. So like I have said, I have always said that I am making questions for you, and see, good things take time. So those people who have joined us, those people who are students of Law Prep Tutorial, उनको तो मटेरियल मिल जाएगा। जो अभी नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो प्लीज़ इस बारे में सोचें, बिकॉज आई हैव मेड एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली फॉर LPT, राइट। सो दीज आर पब्लिक लेक्चर्स, तो ये तो आपको मिल ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको घर बैठे सब मिल रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस किन पैसेजेस की चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने आज उसका आपको ब्रीफ दिया है होमवर्क में। तो आज का जो सेशन है उसके बाद जो हमारा लाइव सेशन होगा नेक्स्ट वीक, उसमें ये पूरा काम आप करके रखिएगा, एंड मेरे को सारे आंसर्स आप यूट्यूब पे या LPT के पोर्टल पे भेज दीजिएगा। तो मैं ऐसा ही एक क्लास इसका भी रखूँगी। इनफैक्ट हर सेशन जो होगा हमारा लाइव, उसमें हम अपना होमवर्क पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट। सो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके। सो जो हमारे क्लैट में एक्चुअली क्वेश्चंस जिस तरीके से आएंगे वो ये टाइप के पैसेजेस हैं। So this is a work of Emerson. I have taken it from there, and I have just given you one homework. Find the premise and find the conclusion. That's it. So I've taken a little bit lengthy passage this time, and a bit more complex also, because जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे complexity आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने इस बार जो है ये शुरू कर दिया है, लंबे पैसेज उठाए हैं। जो बच्चे हमको लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये पैसेजेस को ज़रा सा अपना पॉज कर करके इनका होमवर्क कर लें। और बाकी एक ये पैसेज है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और तीसरा काफ़ी लंबा है, एंड दे आर वर्क्स ऑफ गुड ऑथर्स लाइक जेफरसन एंड ऑल। सो माई इंटेंशन इज़ दैट थोरियो, जेफरसन, एमर्सन, कई सारे बच्चों का मेरे पास मेल आया, मैम फिलोसॉफिकल पैसेजेस नहीं होते, फिलोसॉफिकल पैसेजेस में दिक्कत आती है। तो ये काफ़ी कुछ उसी तरह के पैसेजेस हैं, और बस एक काम करना है आपको, प्रेमिस और कंक्लूजन ढूंढनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बेसिक है CR का वो यही है। तो ये होमवर्क मैं आपको देती रहूँगी। 3 तो ये सवाल हो गए, और बाकी जो हम आज का लेक्चर अटेंड करेंगे उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में काफ़ी conceptually clear हो जाएंगे. So obviously we need a test kind of a thing, we need a practice kind of a thing. So I have taken some questions again from GMAT Club Forum, and 4, 5, 6 questions, yeah. So there are total of 6 questions, 3 questions strengthening weakening के और 3 questions premise और conclusion के, जिसमें से फिर emphasize करूँगी जो premise और conclusion वाला part है वो CLAT के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
Okay, so this was the brief of today's class. So a lot of people have joined us and I'm really happy that all of you have come now online. So अब तक मैंने आपको brief दे दिया and now let's get down to business. Okay, so answers of the homework of last class. So last class अनन्या ने YouTube पे ये छोड़ा था अपना आंसर, उसके बाद सिया ने भी जवाब दिया था, रिया ने भी जवाब दिया था. Okay, so first just let's read this passage because I'm sure most of us have forgotten कि last week क्या हुआ था. So first of all, I know lockdown got extended and एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत आसान होता है अपनी तैयारी छोड़ देना, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बस शुरुआत ही कर रहे थे क्लैट की और लॉकडाउन लग गया, तो जिनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है क्लैट के बारे में कैसे पढ़ना है. तो बस मैं आपका 1 मिनट लूँगी. इट्स वेरी ईजी टू गिव अप ऑन समथिंग that you worked really hard for. So this is for all those people also who've been our students for the past 1 year, 2 year, whatever. बहुत आसान होता है अपने एफर्ट को नलिफाई कर देना, और जहाँ तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इट होल्ड्स ट्रू कि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, सो जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे भी होते हैं, धीरे 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 वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है. आई डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन विथ एनी वन ऑफ यू. इसलिए थोड़ी ही सही बट रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिए, नियम बना लीजिए. मेक अ रूटीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू बिकम कॉम्प्लेसेंट. It's very easy now because there is no schedule, there is no fixed timetable. The classes are also such that you can watch them at your own convenience. ऐसे में आपका टाइम टेबल ही है जो आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने पे मजबूर करेगा और आपको एक फोकस देगा. इस समय आपका फोकस बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट मी, इवन द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन मॉक, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, वी आर ऑल ह्यूमन, दैट दे आर फीलिंग अ बिट डीमोटिवेटेड कि अब तो पता ही नहीं कब होगा और होगा कि नहीं होगा 24 को. एंड दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर रियली इजी टू गेट स्टक अप विथ, बट दैट्स नॉट योर प्रेरोगेटिव. आपका सिर्फ एक ही प्रेरोगेटिव है कि जब भी हो आपकी एक सीट रखी हो. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. सो इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप एंड दैट्स रियली ट्रू. सो डू नॉट गिव अप. आज आप अच्छे नहीं हो, आज प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है सीआर का, आप धीरे धीरे समझ रहे हो, परफेक्ट. अरे समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. ऑल राइट, let's start now. I have done a great deal of work as much as a man but did not get so much pay. I used to work in the field and bind grain, keeping up with the cradler, but men doing no more got twice as much pay. So with the German women, they work in the field and do as much work but do not get the pay. We do as much, we eat as much, and we want as much. I suppose I am about the only colored woman that goes about to speak for the rights of colored women. I want to keep the thing stirring now that the ice is cracked. What we want is a little money. You men know that you get as much again as women when you write or for what you do. When we get our rights, we shall not have to come to you for money, for then we shall have the money enough in our own pockets, and maybe you will ask us for money. All right. This was the passage. So now look at this line. I will again read this line. But men doing no more got twice as much pay. So with the German women. That means this particular woman who has written this is first of all not German. She is of a colored ethnicity. Colored ethnicity समझते हैं आप? Quite a racial comment. The word has become obsolete now on grounds of equality. But colored का मतलब होता है black, even brown. So a lot of people even call Indians as colored, which is absolutely bordering on racial insult. So अब नहीं यूज़ होता है, but ये passage इसी बारे में है. और इसमें obviously the person who has written this is talking about the inequality in pay for a person of colored origin, especially a woman, as compared to German men and women. All right. So the premise is, this is the correct answer. Women have equal capacities and endowments as men. इसको और specific कर देंगे तो यहाँ पे एक colored word और लगा सकते हैं.
क्योंकि उसने फर्स्ट लाइन में कैटेगोरिकली लिख दिया है कि भाई सब विमेन की बात नहीं कर रही हूँ, सारी विमेन की बात नहीं कर रही हूँ. सो विद जर्मन विमेन, I used to work in the field and bind grain, keeping up with the cradler, but men doing no more got twice as much. So with German women, they work in the field. No, no, all right, fine. अगर आप इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें क्या कह रही है वो, कि मैं भी खेतों में काम करती थी और मैं भी गेहूं को जो है काटती थी और रखती थी और मैं बच्चा भी संभालती थी. प्लीज जब मैं हिंदी बोला करूं तो आप वो कर्सर जरूर देखा करें जो इंग्लिश पे है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन बोलती हूँ मैं. ठीक है. सो कीपिंग अप विद द क्रेडलर मतलब बच्चा भी संभालती थी, लेकिन आदमी जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो उतना काम भी नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं उससे. ऑब्वियसली बच्चा तो नहीं संभालते हैं, लेकिन उनको दुगनी पैसे मिलते थे. सो विथ जर्मन विमेन, नाउ इट्स वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज्ड हियर. सो विथ जर्मन विमेन से ऑथर का मतलब है कि जर्मन विमेन भी डिस्क्रिमिनेटेड थी. हैव यू अंडरस्टूड? तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज विद दिस लाइन. एंड क्रिटिकल रीजनिंग में मैं आपको ये बात बता दूं, कभी भी अपनी सिंगल इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट मत करिएगा. दोबारा जरूर पढ़िएगा उस लाइन को, क्योंकि CR इज ऑल अबाउट वर्ड, CR इज ऑल अबाउट लैंग्वेज. सो आई यूज टू वर्क इन द फील्ड एंड बाइंड ग्रेन, कीपिंग अप विद द क्रेडलर. लेकिन men, they did not do any more work than us. On the contrary, we were working more than them, and still they were paid more. And the same case it goes for German women. So in general, she has talked about women. If you want to be more precise, you can write it as colored. But even if you write this much, itna as the premise chalega. Is this clear? So now, I suppose I am about the only colored woman that goes about to speak for the rights of the colored women. All right? So I want to keep the thing stirring now that the ice is cracked. इस line का क्या मतलब हुआ? कि देर इज ऑलरेडी बीन अ स्टार्ट. ना ये ज़रूरी नहीं है कि इस लेडी ने वो स्टार्ट किया हो, पर वो ये कह रही है कि अभी हमें इस प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं. एंड आई वॉन्ट टू कीप द थिंग स्टरिंग. स्टरिंग मतलब आई वॉन्ट टू गेट द प्रोसेस किक्ड ऑफ. आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप इट मिड वे. मैं कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो चलता रहे. किस चीज़ का? ये जो लड़ाई शुरू हुई है इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ पे एटलीस्ट, वो आपकी चलती रहे. नाउ यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया उसने, व्हाट वी वांट इज अ लिटिल मनी. यू मैन नो दैट यू गेट एज मच अगेन एज वुमेन व्हेन यू राइट और फॉर व्हाट यू डू. नाउ लिसन, लुक एट दिस. अ लॉट ऑफ यू मे मिस इट, बट मैं यहाँ आपको छोड़ूंगी नहीं. मैं आपको पूरा इम्प्लीकेशन बता के ही छोड़ूंगी, क्योंकि एक बात और आपको बता दूं मैं कि CR में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है क्लैट में, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन क्वेश्चन. मिला है आपको? नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी कंटेंट में डाल दिया है. तो मैंने अपनी कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा डाला है जो शायद अभी क्लैट ने सैम्पल पेपर में रिलीज नहीं किया है, लेकिन उनकी लेवल देखते हुए, उनका तरीका देखते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस देखते हुए बहुत जल्द आपको इस तरह का क्वेश्चन भी या तो RC में मिल सकता है या CR में डेफिनेटली मिल सकता है कि व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई. सो यहाँ पे आई विल टेक अ पॉज एंड आई विल वांट to interact with you and tell you this as well, that the moment you understand CR clearly, trust me, your speed is going to increase in RC. Because what is RC? It is reading between the lines. And what is CR? Apart from a few concepts which differ, there is not much of a difference between RC and CR. आप बिना English समझे उस passage की CR को सोच भी नहीं सकते हैं attempt करने का, because it's all on meaning. So when I'm giving you a live class on CR, I am also training you for RC. And if you read like this, you are definitely going to save time in RC. कहीं से भी passage है. Okay. So अब look at this line in purple. Can any one of you in the live comment section tell me कि what is the implication of this line? अभी strengthening weakening से हम थोड़ा सा digress करते हैं और आप मुझे बताइए कि हाँ, एक बच्चे ने लिख दिया है, श्री लक्ष्मी ने, वाओ 2 in 1. It is 2 in 1 actually. नहीं, I am not joking, because the moment they ask you a question like this, what does the author imply? खत्म. अब पहले बात तो बच्चा यही पूछेगा, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेशन, है ना. बट चलो मैं नहीं बताती. चलो मान लो आपके क्लैट में क्वेश्चन आ गया और आपसे सिर्फ इतना पूछा है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई. ठीक है, ये जो पर्पल लाइन लिखी है, you men know that you get as much again as women when you write or for what you do. When you write,
बहुत बड़ा क्लू है ये, अगर आप समझ गए तो जवाब दीजिए। प्रखर ने लिखा है मेन पेड मोर देन विमेन, फिर अजय ने लिखा है स्ट्रेंथन। ओके, इम्प्लीकेशन से मेरा मतलब है कि ऑथर आपको कौन सा वो फैक्ट या कौन सी बात समझाना चाहता है जो उसने नेसेसरली लिखी नहीं है बट इशारा किया है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेशन। व्हाट डू यू इम्प्लाई? इम्प्लाई का मतलब होता है दैट यू हैव used such a language or you have quoted your words in such a manner that the meaning is not getting distilled very properly, but there is a hint. Okay, so what does the author imply? No, अच्छा, मैं अब आपके थोड़े से ज्ञान चक्षु उसमें खोलती हूँ, फिर मैं आपसे I will again ask you what is the meaning of implication for a next question, so remember this. Okay, so what does the author imply? Look at this. अभी मैं ऑप्शन बनाती हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बच्चे ना बिना ऑप्शन के काम करना भूल ही गए। चलो सो आई एम टाइपिंग इन द ऑप्शंस। तो नोटा, नोटा तो आप समझते ही होंगे, नन ऑफ द अबव। ओके, और एओटा AOTA इज ऑल ऑफ द अबव। एनीवे, अब बताओ, what does the author imply? You men know that you get as much again as women when you write or for what you do. Women are better skilled at writing. Writing is a skill more commonly associated with men. Women are more dominant in the field of writing. एक और बना देती हूँ। ऑल राइट, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। बहुत ही सिंपल सवाल है। Jayanti is saying 3, Sachin 2, Aklesh is saying 3, Riya 3, Anant is saying 3, Pallavi 2, Tushar 4, Shivani 3, Kimberly 3, okay, 3 most likely, Akshita 3, Ramesh Kumar 3, Anubhav Dubey 4, Tanushri 3, Anuja 4, Dhananjay 2, Harshita 2, Sanjana Shruti 4, उन्नति 3, सिया 4, श्री लक्ष्मी 3, अनुजा नोटा, आफ्ताब नोटा, ओके, मिहिर 1, अनन्या 5 एंड कनिष्क 3, ओके, 5 is nota, okay, in case, yeah. You men know that you get as much again as women when you write or for what you do. So women are better skilled at writing. Writing is a skill more commonly associated with men. Women are more dominant in the field of writing. Women get paid more than men in the field of writing. अगर आपने इसको देखा हो तो आपको इम्प्लीकेशन का थोड़ा मतलब समझ में आया। अगर ये लाइन जो पर्पल वाली लाइन है, अगर हम इसको ऐसे ही पैसेज के साथ पढ़ते तो शायद हम इसको इतनी क्लियरली डील नहीं करते, बट क्योंकि ये लाइन अलग से लिख के इस पर सवाल बन गया है तो हमने इसकी बिल्कुल जड़ में जाके खोजबीन करके हमने ये पाया है कि इस लाइन का इम्प्लीकेशन, पता नहीं आंसर कौन सा सही है, बट इस लाइन का करेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि आदमी लोगों को अच्छे से पता है कि उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने औरतों को मिलते हैं लिखने के लिए, और आदमियों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि वो कुछ भी कर लें, कोई भी काम कर लें, चाहे कुकिंग ही क्यों ना कर लें, दे विल बी पेड इक्वल टू विमेन। इसका सटल इम्प्लीकेशन ये है कि विमेन आर एसोसिएटेड विथ राइटिंग मोर देन मेन। विमेन आर एसोसिएटेड एट द राइटिंग स्किल मोर देन मेन। एंड ये इम्प्लीकेशन क्यों निकला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पहले तो ऑथर ने फिजिकल वर्क की बात की जहाँ उसने कहा कि विमेन को तब भी कम पैसे मिलते हैं आदमियों से, और फिर इस बात को रिवर्स करके एक
अलग सा पॉइंट लाए हैं राइटिंग का, इसलिए ताकि आपको बता सकें कि उस काम में जिसमें औरतें ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, जिसमें औरतें बेटर हैं, उस काम में भी आदमियों को बराबर से पैसा मिलता है एज कंपेयर टू फिजिकल वर्क जिसमें औरतों को कम पैसा मिलता है. तो आइडियली राइटिंग इज वन फील्ड विच हैज़ बीन कॉन्ट्रापोज्ड विथ द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट हैज़ बीन टोल्ड बाय द ऑथर कि एग्रीकल्चर में तो ये बात सही है कि औरतों को कम पैसा मिलेगा, लेकिन राइटिंग में जहां औरतें ज़्यादा डोमिनेट करती हैं और प्रॉबेबली बेटर हैं, वहां पे आदमियों को सेम पैसा मिलेगा. सो एग्रीकल्चर में औरतों को कम पैसा मिलेगा और राइटिंग में आदमियों को कम पैसा मिलना चाहिए लेकिन सेम मिलेगा. दिस इज द इम्प्लीकेशन. इज दिस क्लियर? छोड़ो ऑप्शन क्या है वो छोड़ो, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो. इज दिस क्लियर? समझ नहीं आया? हाउ मैम, हाउ मोर. ओके, फिर रिपीट करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो. देखो, जब भी हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं हमें पूरा पैसेज देखना होता है. तो ये देखो, आई यूज टू वर्क इन द फील्ड एंड बाइंड ग्रेन, ठीक है, बोल्ड कर रहे हैं. कीपिंग अप विद द क्रेडलर, बट मेन डूइंग नो मोर, लुक एट दिस, गॉट ट्वाइस एज मच पे. अब क्लियर हुआ? ये देखो, अब मैं इस लाइन को उठाकर और यहां लिख देती हूँ इसके ऊपर, देखते रहिएगा, ठीक है. सो आई यूज टू वर्क इन द फील्ड एंड बाइंड ग्रेन. दिस शी इज टॉकिंग अबाउट फिजिकल वर्क, कि मैं खेतों में जाती थी और मैं गेहूं काटती थी और उसके बंडल बना के रखती थी. और आदमी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते थे उससे, बल्कि सेम काम करते थे. डूइंग नो मोर मतलब दे यूज्ड टू डू द सेम वर्क, बट व्हाट डिड दे गेट? दे गॉट ट्वाइस एज मच पे. यानी मुझे अगर उस काम का 1 रुपया मिलेगा तो कोई मेल करेगा अगर, तो उसे 2 रुपये मिलेंगे, जबकि हमारा काम सेम था. नाउ लुक एट दिस, यू मेन नो that what you get as much again as women when you write or for what you do. But अब यहाँ देखो ये क्या है? ये women की इनसिक्योरिटी है कि नहीं? women की इनसिक्योरिटी क्या है कि भाई हम सेम काम करते हैं. women की इनसिक्योरिटी भी है और मेन कंटेंशन भी है भैया. आपको आज मैं जो है पूरी CR पढ़ाऊंगी, ठीक है. मेन कंटेंशन भी है ऑथर का. तो आपने अगर ये सवाल देखा हो, करेक्ट, आपने अगर ये सवाल देखा हो क्लैट सैम्पल पेपर में बहुत पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कंटेंशन, व्हाट इज द मेन पॉइंट, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. ये है मेन आर्ग्यूमेंट भैया. ये आर्ग्यूमेंट ये है कि सेम काम के लिए औरतों को कम पैसा क्यों. दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है. सो मेन कंटेंशन भी है ऑथर का और विमेन की इनसिक्योरिटी भी है, करेक्ट. नाउ इसके कॉन्ट्री में एक लाइन आती है पर्पल वाली, कि आप आदमियों को बहुत अच्छे से पता है कि आपको उतना ही मिलेगा जब आप लिखते हैं. तो ये जो लिखते हैं का एग्जाम्पल दिया है, इसने किसके ऑपोजिशन में दिया है? बाइंडिंग ग्रेन के ऑपोजिशन में. यानी कि एक ऐसा फील्ड यानी फिजिकल वर्क जो यूजुअली हम अज्यूम करते हैं मेन का डोमेन है, वहां तो औरतों को कम मिलेगा, पर एक ऐसा काम जो सॉफ्ट स्किल है, जो राइटिंग की स्किल है, जो क्रिएटिव स्किल है, जो कि हम विमेन से ज्यादा एसोसिएट करते हैं, वहां आदमियों को कम मिलना चाहिए लेकिन उतना ही मिलता है जितना औरतों को मिलता है. इसका मतलब एक और चीज निकली यहां से कि मेन आर सिक्योर. भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही इन्फ्रेंसेस निकलती हैं, ऐसे ही इम्प्लीकेशन निकलता है. दिख रहा है आपको? प्लीज बताओ भाई, समझ में आया? सो मेन आर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ देयर पे. इजंट इट ट्रू? अब समझ में आया? यस मैम, यस मैम. अनुजा कह रही है वो इनसिक्योरिटी कैसे हो सकता है? वो देखो, अच्छा वो इनसिक्योरिटी कैसे हो सकती है? इनसिक्योरिटी क्या होती है? व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द रिजल्ट, व्हेन यू आर वेरी एंशियस ऑफ द रिजल्ट, व्हेन यू डोंट नो, जैसे कि व्हेन यू डोंट नो एक्चुअली कि आपका जो रिजल्ट इंटेंडेड है वही होगा हर केस में. जैसे कि यहाँ पे औरतों के साथ है, वो अगर उतना काम कर रही हैं जितना फिजिकल लेबर आदमी कर रहा है, देन ऑल्सो दे आर एंशियस कि हमें तो पैसा नहीं मिल रहा है. बट आदमी यदि वो काम कर रहे हैं जो हम औरतों के साथ ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, तो उन्हें उतना ही पैसा मिल रहा है. दैट मीन्स मेन आर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ देयर पे. इज दिस करेक्ट नाउ? तो यदि मैं इन सारी जो हमने कहानी बनाई है, जो आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, इसको हटाकर क्लैट आपसे सीधे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन, और उठा के ये लाइन लिख देगा. ऑप्शन 1, men are secure in their terms of pay. So yes, this is the right implication. Absolutely right. क्योंकि जब हम इसको बहुत डिटेल में देखते हैं तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि men are secure, और इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, men are more secure in terms of their pay as compared to women.
क्लियर? अब देखो, अब हम कितनी दूर आ गए हैं पैसेज से। कहीं भी ये बात एक्सप्लिसिटली लिखी है, गॉट इट, थैंक गॉड यू गॉट इट, थैंक यू सो मच, यू फाइनली गॉट इट, ऑल राइट। थोड़ा इम्प्लीकेशन क्वेश्चन मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा दूर चला जाता है। देखो, एक जैसे अपना लखनऊ का बहुत फेमस मार्केट है हजरतगंज, तो अपन निकले हजरतगंज के लिए, बट बहुत दूर पहुंच गए गोमती नगर और बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में लखनऊ के, तो वो फिर जो है आपका इम्प्लीकेशन बनता है। और इम्प्लीकेशन अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो लिखा ही नहीं है, पर ये इम्प्लाइड चीज होती है। दिस इज ओनली कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो एक जरा सी पर्पल लाइन से कितनी इम्प्लीकेशन आपकी निकल गई हैं, तो ये भी इम्प्लीकेशन सही है, बिल्कुल सही है। राइटिंग इज अ स्किल मोर कॉमनली एसोसिएटेड, सॉरी क्या ये विमेन है, मतलब मैंने आपके लिए ऑप्शन गलत बनाया था, ये टोटली रॉन्ग ऑप्शन है भाई, टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मैन लिखा है। हाँ, जानबूझ के बनाया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये टोटली रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल गलत। अगर हम इसको सही करेंगे तो फिर ये इम्प्लीकेशन सही बन जाएगी, सॉरी, और ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा भाई, वुमेन, women. Okay, so writing is a skill more commonly associated with women. That would be the correct uh, implication. More dominant in the field of writing. देखो अब शब्द शब्द कितने जरूरी होते हैं। more dominant in the field of writing का मतलब हो गया कि the written works हो गए अब ये। Have you understood? प्लीज प्लीज बहुत केयरफुली सुनो इस बात को। Women are more dominant in the field of writing का मतलब हुआ कि जितनी हमारे पास लिटरेचर है, जितनी हमारे पास बुक्स हैं, जितनी हमारे पास रिटन मटेरियल है, उसमें से ज्यादातर ऑथर विमेन है। बहुत बारीक डिफ्रेंसिएशन है और इसी वजह से ये इम्प्लीकेशन गलत है। कहीं नहीं लिखा है कि वर्क ज्यादा है विमेन का, ये लिखा है कि विमेन ज्यादा राइट करती हैं। अल्टीमेटली बुक्स में कन्वर्ट होके वर्क किसका ज्यादा है, इस पे हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटा इज इन एडुकेट। विमेन आर मोर डोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, नो, बिकॉज डोमिनेंट का एक मतलब ये भी होता है कि ज्यादातर रिटन मटेरियल में काम विमेन का है, जबकि ऑथर का इम्प्लीकेशन नहीं है। ऑथर का ये इम्प्लीकेशन है कि जनरली राइटिंग इज अ स्किल वी एसोसिएट मोर विथ विमेन। सो इज दिस डिफरेंशिएशन क्लियर? डोमिनेटिंग डज नॉट मीन विमेन आर बेटर, नो इट डज नॉट। यही तो बता रही हूं, बेटर की बात नहीं है। उसने यहां पे कैटेगोरिकली नहीं बोला है कि, फिर से बता रही हूं, उसने यहाँ कैटेगोरिकली ये नहीं बोला है कि विमेन राइट मोर, ओके, उसने ये बोला है कि विमेन आर प्रेजेंट मोर इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। necessarily that does not translate into that they are better writers. Please understand, just because more boys are present in the class doesn't mean that the top ranking boy is going top ranking student is going to be a boy. It could well be a girl. In fact, इसको और क्लैरिफिकली बताती हूँ, अगर 100 बच्चों की क्लास है और 99 लड़के हैं और एक लड़की है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, द चांसेस आर वेरी लेस दैट द टॉपर इज गोइंग टू बी अ गर्ल, श्योर, बट इज इन देयर अ पॉसिबिलिटी? ऑब्वियसली देयर इज। You cannot say who is going to top, girl or boy. You can just say that the probability of topping is more for boys. But if that one girl is a genius, or probably if the genius की भी requirement नहीं है, if that one girl is more intelligent than 99 boys present in the class, she is going to top, man. So how can you say that? तो यहाँ ऑथर ये कह रहा है commonly perception ये है कि women are present more in the field of writing. That doesn't translate into women write better than men. Please get this clear. Okay, Abhijit, you were right, and right he has spelled as WRITE. So okay, so RIGHT. Fine. Okay. मैम इज इम्प्लाई क्वेश्चन ऑल्सो लाइक अजम्पशन? नहीं लाओ, नहीं लाओ प्लीज, अजम्पशन को बीच में अभी मत लाओ। मैंने अजम्पशन को अलग जो है किसी मुहूर्त निकाल के अजम्पशन पे हम बात करेंगे, ऑल राइट? सो डोंट गेट अजम्पशन राइट नाउ इन बिटवीन। एनीवे, तो अब सडनली इम्प्लीकेशन के आगे आपको प्रेमिस और मेन कंक्लूजन कैसा लग रहा है? बहुत ईजी लग रहा है। सो यही होता है। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स लेके बिल्ड करेंगे। सो गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशन क्वेश्चन. I'm waiting for a thumbs up if you've understood the implication question. We proceed to what we had come and for what we have gathered here, that is strengthening and weakening. So thumbs up please if you've understood this. Okay, fine. Now, right, let's move on.
Right. So a lot of thumbs up have come. So let's move on. So Prerna, thank you. Anukul, Pooja, Life, Funda, Rajat, Isha, Aditi, Vivek, Samarth, Pallavi, Tushar, Siddhant, Sanjay, Sachin, Harshita, Shweta, Aklesh, शुभ्रा। ओके, तो आज आपने थोड़ा थोड़ा इम्प्लीकेशन क्वेश्चन भी समझ लिया। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी हेडिंग पे बहुत ज़्यादा मत जाया करो। मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर ऑफ सीआर, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल देती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आता रहे। ओके गाइज, लेट्स प्रोसीड नाउ। सो अब सडनली आपको प्रेमाइस और कंक्लूजन जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा होगा। तो बेसिकली ऑथर का फंडा यह है कि भैया औरतें और आदमी जो हैं वो कैपेबिलिटी के मामले में, कैपेसिटी के मामले में काफ़ी सिमिलर होते हैं। चाहे वो कलर्ड औरतें हों, चाहे वो जर्मन औरतें हों, दोनों ही आदमियों जितना काम करके और उतनी ही सैलरी, उतना ही पेमेंट डिजर्व करती हैं। इसी वजह से कंक्लूजन आपका ये है, विमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, स्पेशली द राइट टू गेट पेड, राइट टू इक्वल पे। तो इसको और स्पेसिफिक करना है तो विमेन शुड हैव इक्वल राइट, शुड हैव पे इक्विटी कर देते हैं, पे इक्वालिटी। ऑल राइट, इक्विटी तो शेयर हो गए, पे इक्वालिटी। विमेन शुड हैव पे इक्वालिटी, मेन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं पे इक्वालिटी यार, मेन और विमेन शुड हैव पे इक्वालिटी। सिर्फ जितना कंसाइज होता है ना कंक्लूजन, अपन और क्लैरिटी से वो कर सकते हैं। ठीक है। अनीता, हाउ टू ज्वाइन क्रैश कोर्स, आई एम न्यू ईयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप एलपीटी से संपर्क कर सकते हो, उनका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो आप नीचे यूट्यूब में कमेंट छोड़ देना, वो लोग रिप्लाई करते हैं अपने आप। ठीक है। So women have equal capacities and endowments as men, therefore women should have pay equality. All right, perfect. Now let's see the answers I got. Ananya says that the homework premise, the writer is a feminist activist. मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये गलती जो है बहुत बच्चे कर सकते हैं। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमको, कुछ नहीं पता कि ऑथर क्या है, राइटर कौन है, हमसे पूछा भी नहीं गया है कि हु डू यू थिंक द ऑथर इज और फ्रॉम व्हाट पोजीशन इज शी राइटिंग सच थिंग्स। नो 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 नो। सो हाँ, बेसिक आपका बिल्कुल सही था अनन्या, नॉट एन इशू। इक्वल राइट्स एंड पे फॉर वुमेन who do as much work as men do in their employment. Absolutely clear, आपने इसको premise को ढूंढा है। और अच्छी बात यह है कि आपने ये भी लगाया as the men do in their employment. So this is a guarantee कि हम सिर्फ उतने तक equality डिमांड कर रहे हैं जहां पर आदमी वाकई women से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप women को उतना पैसा ना दें, विच इज जस्ट ऑल्सो, है ना। सो परफेक्ट। बट हाँ, यहाँ पे मेरे को आपको वार्न करना जरूरी है कि द राइटर इज अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, ये हम इन्फर अभी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा क्लू नहीं आ रहा है हमारे पास। जबकि अच्छा, अब आपने फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट लगाया, मुझे तो ये फार्मर ज्यादा लग रही है प्रेमिस से। ओके, और किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए आपको रेवोल्यूशनरी थिंकिंग में होना ज़रूरी है, बट हर कोई जो है उतर के और उसी फॉर्म में रेवोल्यूशन लाए ज़रूरी नहीं है। ओके, तो हम इतनी सी पैराग्राफ से उसके बारे में ये इन्फर नहीं कर सकते कि शी इज़ अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? बहुत आसान होता है ओवर एनालाइज कर लेना भी चीज़ों को। जैसे मैंने आपको इम्प्लीकेशन में सिखाया, तो इम्प्लीकेशन में कुछ सिखाने वाला है नहीं, सिर्फ दायरे सिखाने वाला है, बाउंड्री सिखाने वाला है कि बच्चा कहाँ तक अज्यूम करे, कहाँ तक इम्प्लीकेशन वैलिड है और कहाँ तक नहीं है। सो आई एम श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज नाउ when I say that, especially Ananya, if you are there, please respond that the writer is a feminist activist. This is not inferred from the above premises. The rest of it is absolutely right. Again, another issue is male dominant society. चलो, ये अपनी मार्जिन में थोड़ा आ रहा है, हो सकता है सोसाइटी मेल डोमिनेंट हो, बट फिर भी हम इतना लूजली इन्फ्रेंस और प्रेमिस नहीं निकालते हैं। मैं आपको फिर से भी बताती हूँ कि प्रेमिस के ऊपर से या प्रेमिस के साथ जो है हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, प्रेमिस के दायरे में रह के हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन तो खैर आती ही नहीं है इन्फ्रेंस में, बहुत ज़्यादा हम अज्यूम भी नहीं करते हैं इन्फ्रेंस में। ऑलराइट, तो एक ये राइटर इज अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, वी कैन नॉट इन्फर फ्रॉम द प्रेमाइस। और जब भी मैंने आपसे सिर्फ प्रेमिस पूछा था, तो प्रेमिस आपका जो ग्रीन में है वही है, so which is the correct answer. So conclusion, the writer of the paragraph strives to achieve equal wages as men and financial independence of women in the workforce through a means of a political, again now अपने आप, अब बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, we cannot say that this is a political revolution happening.
वी जस्ट कैनॉट, बिकॉज ऑल्दो देर इज वन लाइन कि उसने ये लिखा है, आई वॉन्ट टू कीप द थिंग स्टरिंग नाउ दैट द आइस इज क्रैक, दैट मीन्स सम activity has happened, but we cannot conclude that this was a political revolution. This is intended to be a political revolution. Okay, all right. Then now the next question. So जिन लोगों ने नहीं किया है, फिर 2 मिनट दे रही हूँ, जरा जल्दी से पढ़ के कर लो, क्योंकि अब हम बिल्कुल अब जो है हम लोग स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ही करेंगे. So this was the last question that I had taken for premise and conclusion, and now we are going to strictly do strengthening and weakening. So I'm giving you 2 minutes. चिल मार के एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, और अपना आंसर अपने दिमाग में रखना. स्ट्रेंथनिंग के सारे फंडे आपके पास ऑलरेडी हैं. So Anukul, okay, I just saw अनुकूल, यू आर आस्किंग दैट अगर पूछा जाए कि राइटर क्या है. चलो हाँ, ऑब्वियसली अगर पूछा जाए तो फिर हम बिल्कुल जज करेंगे कि राइटर कौन है, क्या करता है, क्योंकि जब पूछ ही लिया है तो फिर हमें इन्फ्लुएंस करना ही पड़ेगा इस बारे में. तो अगर हमसे पूछा जाए कि राइटर कौन है, तो देखो, कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए रिगार्डिंग, कई बार आपको आरसी में ये भी मिलता है, पूछता है ऑथर की ये जो आरसी है, ये जो पैसेज है, ये कहाँ से लिया गया है. So it's a scholarly treatise, it's a thesis, it's a dissertation, it's a book article, or it's an article from a journal, or it is a discourse from a professor, something like that. तो or it's a newspaper article. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इट्स ऑल वर्ड्स. तो मैं आपको बहुत सिंपली बताती हूँ कि यदि, जैसे बच्चे ने लिखा भी है आपके जवाब के लिए कि Ananya ने बोला है, maybe she is a farmer. Now look at this. Whenever we have to substantiate whatever we say. So I have done a great deal of work, but I did not get so much paid. अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये past tense है. I have done a great deal of, she's already done it, right? Necessarily अभी ज़रूरी नहीं है. She may have been a farmer in her the course of her life. So I used to work. Look at this. I used to work. अब नहीं करती. ठीक है. So अभी वो क्या करती है पता नहीं, लेकिन पहले वो डेफिनेटली एक फार्मर रह चुकी है. ठीक है. What we want is a little money, you meant this. Okay, now she could have been an activist also. Just an activist would be enough. She's a feminist, probably, we can say that, but again that would be dependent on our definition of feminism. But in any case, वी कैन ऑल्सो राइट शी इज़ अ सोशल वर्कर, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट. तो अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम बहुत लूजली इन्फर कर सकते हैं. तो जब भी आपके ऑप्शंस भी बनेंगे तो वो बोथ ए एंड बी इस टाइप से बनेंगे, या अगर उसने बहुत लूज टाइप के ऑप्शंस दे दिए, बहुत दूर दूर दे दिए, तो नन ऑफ दी अबव हो सकता है, या ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है. तो इस टाइप से. सो शी कुड हैव बिन, you can qualify her as an activist definitely, but not necessarily a political activist. She could have been more like a social activist. That's your answer. It can be a farmer or writer. Now writer भी हो सकती है. You may know that you can get as much when you write. I won't go with writer, because she has put this in as a very general line. You men know that you get as much again as women when you write or for what you do. This is a very general line. It's almost like saying that women get paid more for cooking than men. It's just like that, because हमारा जनरल परसेप्शन ये है कि औरतें खाना बेहतर बनाती होंगी, बट अगेन इट्स एन इनवैलिड परसेप्शन. बट अगर ये लाइन ऑथर ने लिखी है तो मैं उसकी थिंकिंग बता रही हूँ, मेरी नहीं है. ठीक है. अच्छा, बच्चों के आंसर आ गए. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी और डाउट्स हैं, यदि आप लाइव सेशन देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. कमेंट बॉक्स में ही छोड़िएगा, क्योंकि लाइव सेशन मतलब लाइव चैट में दोबारा नहीं जाके पढ़ूंगी, है ना. तो आप अब लेक्चर का वेट करिए, जब खत्म हो जाए तो आप नीचे एक अपना कमेंट में अपना ज़बरदस्त सा जो भी डाउट हो उसको छोड़िएगा, और मैं तुरंत लेक्चर के बाद आपको वहीं पर जवाब भी दे दूंगी. ठीक है, आगे चलें. ऑल राइट. नाउ ओके, so I have got the answer as B mostly,
धनंजय ने अभी अभी जवाब दिया है बी, समर्थ बी, अनंत, बट लिखा तो है उसी ने कि मतलब राइटर तो है ही नहीं, है ना, मैंने बता दिया है, फिर से बता दूंगी मैं यूट्यूब में, अभी आगे चलते हैं। हाँ, द आंसर विल बी बी। अदिति यू रिट्रैक्टेड, सेंड इन योर आंसर अगेन। तुषार सेज बी, अंशिता सेज बी। जब इतने बच्चे बी बोल रहे हैं तो बी ही सही होगा, ठीक है। नहीं, ये बहुत गंदा लॉजिक लगाया मैंने, मैं बस मजाक कर रही थी। तो आंसर आपका लेकिन डेफिनेटली बी है। तो जिन लोगों ने मुझे पहले आंसर दिया था क्वीन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सिम्फनी, इट्स नॉट सी, बट तुमने थिंक लगाया है। देखो, जब भी कोई बच्चा थिंक लगाता है तो मुझे 2 जवाब चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कैटेगोरिकली और तुमको भी अच्छा लगे। अगर तुमने यहाँ लिख दिया होता ना आई थिंक प्रॉबेबली बी और सी, तो आज तुम्हें भी अच्छा लगता कि मेरा आंसर सही निकला, आधा तो सही निकला। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पिटस होता है, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो हमेशा अगर आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज, मुझे आंसर दोनों भेजो, ठीक है, कि मैम डी और सी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आंसर ई निकल आया तो फिर अलग लेवल की थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन हार्डली मैटर्स यार, हु नोज। और ये तो ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं पता मुझे कौन क्या आंसर दे रहा है, आई रियली हैव नो क्लू। तो it doesn't matter. So always send both the answers. Don't I think just say that I'm confused between C and D. So whenever I pick up your answer, I will categorically state why C and not D, something like that. So अभी भी मैं बताऊंगी आपको C क्यों नहीं है। शानवी says B, which is absolutely right. विवेक शुक्ला B. Riya also says B. ये समर पाठक बहुत हंस रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, अच्छा, तो हो सकता है मेरी बात पे हंस रहा हो। एनीवे, सो ओके, कीप लाफिंग यार, लाफिंग इज़ वेरी गुड, बहुत बहुत ज़रूरी है। आई एम अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ laughing even when it is directed at me, because laughing shows that you are listening. Okay, so the average life expectancy for the United States population as a whole is 73.9 years, but children born in Hawaii will live an average of 77 years, and those born in Louisiana 71.7 years. If a newlywed couple from Louisiana were to begin their family in Hawaii, therefore their children, therefore लगा हुआ है ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कंक्लूजन है। Their children would be expected to live longer than would be the case if the family remained in Louisiana. Now, ये देखना, बस एक वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन रिजेक्ट क्यों हुआ। ठीक, अब जो पर्पल पार्ट है वो तो स्टिमुलस का पार्ट है ना, और जो परमानेंटली लिखा है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्या हम पर्पल पार्ट से ये बता सकते हैं कि वो परमानेंटली चलेगा है वहां? नहीं। तो सब हंसो, मैम ने बोला है, हाँ, बट समझते रहो यार। सो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सब वर टू बिगिन देयर फैमिली इन हवाई। देखो, बिगिनिंग द फैमिली एंड गोइंग परमानेंटली टू हवाई इज डिफरेंट। पीपल कुड जस्ट गो टू हवाई, गिव बर्थ टू द चाइल्ड and then come back after some time. Are you understanding? It's not the same thing. और बीच में बहुत सारी probabilities हैं, है ना। तो हम जब permanently का inference ऊपर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो ई तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ये हमारा जो सेट बनेगा ना, ये उनका सेट बनेगा जो हवाई परमानेंटली चलेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उनका सेट है जो बस बिगनिंग ऑफ देयर फैमिली या फैमिली बिगिन करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए हवाई चलेगा। अब कितने साल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा पैदा करके वापस आ गए, हो सकता है रह भी गए हो, बट इट इज नॉट वेरी क्लियर। सो फ्रॉम अ वेग सॉर्ट ऑफ प्रेमिस यू कांट टेक आउट समथिंग सो स्पेसिफिक, सो वी रिजेक्ट ई। हाँ, ठीक है। फिर ओवर द लास्ट डेकेड average life expectancy has risen at a higher rate for Louisianians than for Hawaii. So over the last decade अगर बढ़ी है, लेकिन अभी ठीक है बढ़ी होगी, मगर अभी तो कमी है ना, वो उससे इनकार नहीं है कि बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है, बढ़ी है डेफिनेटली, बट अभी जो हमारे पास डेटा है 77.7 ईयर्स का और वहाँ 73.9 है, उसके आधार पे हम ये तो कह सकते हैं कि अभी भी हवाई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो वो एज है 77, वो 71.7 से तो ज़्यादा ही है, बड़ी है, नो इशू, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है, ऑल राइट। नाउ look at C. 25% of all Louisianians who move to Hawaii live longer than 77 years. Look at this data. 25%. That means roughly 1/4. अगर 1/4 है, right?
पहली बात तो यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, दूसरी बात अगर 1/4 भी है तो 3/4 की प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं भी उतना जी सकते हैं, इसलिए अच्छी स्ट्रेंथनिंग तो ये कहीं से नहीं है। ये देखो, environmental factors tending to favor longevity are abundant in Hawaii and less numerous in Louisiana absolutely strengthens our argument that people are going to live longer in Hawaii as compared to Louisiana and therefore the children can be expected to live longer. ठीक है? As population density increases in Hawaii, life expectancy figures for that state are likely to be revised downwards. जब रिवाइज होंगे तो रिवाइज होंगे, फिलहाल तो जो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसने कंपेयर ही नहीं किया है लुजियाना से, जबकि पूरी प्रेमिस में उसने कंपैरिजन किया है, तो कंपैरेटिवली तब भी ज्यादा है, तो हो सकता है फिगर रिवाइज होके कितना हो जाए, नीचे गिरेगा ना, 76 हो जाए तब भी 71.7 से ज्यादा है, 75 हो जाए तब भी ज्यादा है, तो बहुत सारे केसेस आ गए बीच में, जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू होते हुए भी स्ट्रेंथनिंग हो सकता है ना करे। ठीक है, इफ देयर वाज नो ऑप्शन बी देन कैन वी से इवन, अच्छा सिया कह रही है मैम इन द लास्ट ऑप्शन इट इज इवन रिटन ऑपोजिट बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम लुजियाना टू हवाई। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, ये तो सबसे बड़ा इसमें कॉज है। ठीक है, स्टडीज शो दैट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हवाइयंस, बिल्कुल ही गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट सिया। तो रजत कह रहा है कि इफ देयर वाज नो ऑप्शन बी देन कैन वी से डी इज ट्रू। अगर ऑप्शन बी नहीं होता, उड़ा देते हैं, ठीक है, हटा रही हूँ ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो कह रहा है कि डी सही होता है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर लुजियानियंस देन फॉर हवाइयंस। कहां पर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ओवर द लास्ट 10 years एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज रिजन एट अ हायर रेट फॉर लुजियानियंस देन फॉर हवाइयंस, बट द प्रॉब्लम इज अगेन दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं बढ़ी होगी, लेकिन आज भी लुजियाना की कम है ना हवाई से, सो हाउ डज इट स्ट्रेंथन। ओ माई गॉड, बच्चे ने ये भी लिख दिया है 1 hour इज गोइंग ओवर। ओ माई गॉड, क्या मैं समझू इससे, वट शुड आई अंडरस्टैंड, वट शुड आई इन्फर फ्रॉम दिस, दिस इज अ फैक्ट, 1 hour खत्म हो रहा है, इट्स अ फैक्ट, टेल मी व्हाट आई शुड इन्फर, कि लंबा जा रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है, कि बंद कर दूं, कि आगे पढ़ाऊं, 4 ऑप्शन कर दिया मैंने। दिस इज हिलेरियस। सो एक बच्चे ने लिखा है, शानवी ने लिखा है 1 घंटा खत्म होने वाला है। भाई ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि डेफिनेटली 1 hour इज गेटिंग ओवर, मेरे को भी दिख रहा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड आई इन्फर, अब आप बॉक्स में उसका जवाब दो। आनंद कह रहा है 3 hour की क्लास लो, ये तो ऑप्शन नंबर सी था ना कि लंबी क्लास चलाएंगे, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आप पीछे जाके वीडियो में सुन लो कि इस फैक्चुअल स्टेटमेंट से कौन सी 4 इन्फरेंसेस निकलती हैं कि मैम और ज़्यादा पढ़ाएं, मैम पढ़ाना बंद कर दें, मैम समझ नहीं आ रहा है, कि नन ऑफ दी अबव, कि ऑल ऑफ दी अबव, व्हाटएवर इट इज। ओके, कीप गोइंग, ऑलराइट, सो आई विल कीप गोइंग, इन एनी केस आई वाज गोइंग टू गो विथ इट, गो ऑन विथ द क्लास। ओके, फाइनली वी कम टू धर्मेश का डाउट। तो धर्मेश काफ़ी वेट कर रहा होगा अपने डाउट का, उसने पिछले हफ्ते भेजा था मुझे, और मुझे ये डाउट बहुत अच्छा लगा। मुझसे जोधपुर में एक बच्चे ने पूछा था ये, आई थिंक मानव ने नहीं, आई एम forgetting the name but it starts with an M, so if you are listening to me then comment, हाँ, यूट्यूब पे। मनन ने पूछा था, आई गॉट दैट, मनन ने पूछा था मुझसे, और ये CR ग्रेल का ही है, और धर्मेश ने लाइव चैट में बताया भी था मुझे कि ये CR ग्रेल का है, सो डेफिनेटली फ्रॉम देयर। ओके, एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ पे अब सारा मजाक रोक के अपन पहले वीकनिंग के एसेंस को समझेंगे कि भाई वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट में हमसे क्या उम्मीद की जाती है, और कौन से वो तरीके होते हैं जिससे हम आर्ग्यूमेंट को वीकन कर सकते हैं। तो अब देखो, of all the laptops available for sale in Ireland, laptops manufactured by Ivy Infotech must have the fastest processors. First line is your conclusion. पहले ही ऑथर ने डिड्यूस करके अलग से दे दिया आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑफ ऑल द लैपटॉप्स, जितने भी लैपटॉप्स बने आयरलैंड में सेल के लिए, उसमें से आईवी इन्फोटेक के जो लैपटॉप्स हैं उसमें लुक एट द वर्ड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब इससे ज़्यादा फास्ट तो कोई नहीं बनाता, और ये उसका कंक्लूजन है, और आपको करना है आर्गुमेंट को वीकन। ठीक है,
So over the last 6 months, Ivy Infotech has sold 3 times as many laptops as its closest competitor. Additionally, Ivy Infotech's order books are full for the next 12 months. यानी ये देखो, अभी मैं थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर देती हूँ. सेग्रीगेशन ऑफ प्रेमिस एंड कंक्लूजन आपके क्लैट कंसोर्शियम का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है सीआर का. फिर से बता दूं, इसलिए प्रेमिस और कंक्लूजन में कोई ढिलाई मत करिएगा. जो होमवर्क दिया उसको पूरा कंप्लीट करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा. सो ऑफ ऑल द लैपटॉप्स अवेलेबल फॉर सेल इन आयरलैंड, जो लैपटॉप्स आईवी इन्फोटेक ने बनाया उनके फास्टेस्ट प्रोसेसर होने ही होने हैं. क्योंकि उसने खा लिया है, लगाया नहीं है. लेकिन आप देख सकते हो ना कि ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये प्रेमिस का हिस्सा है और ऊपर निकल रहा है कंक्लूजन. यू माइट एज वेल जस्ट चेंज द ऑर्डर. आप ये दोनों चीजें ऊपर चिपका दो तब भी कंक्लूजन वही रहेगा. तो ये क्या हो गई? प्रेमाइसिस हो गई ना. सो पिछले 6 महीनों में आईवी इन्फोटेक ने 3 गुना ज्यादा लैपटॉप बेचे हैं अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर से. नॉट जस्ट कंपेटिटर, क्लोजेस्ट कंपेटिटर, यानी कि जो उसका सबसे क्लोज आता है कंपटीशन में. सो एडिशनली और एक फैक्ट दे रहा है कि आईवी इन्फोटेक्स ऑर्डर बुक्स आर फुल फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. यानी कि लोगों ने उसके लैपटॉप के पीछे जो है काफी ऑर्डर प्लेस कर दिया है. बहुत सारे लोग उसका लैपटॉप खरीदना चाहते हैं. सॉरी मैम इफ यू फेल्ट बैड. यार मुझे बुरा नहीं लगता है. प्लीज शानवी, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फाइन. इट गेव मी दैट वेरी नाइस क्वेश्चन एंड रिस्पाइड, यू नो. आई जस्ट लुक फॉर मेथड्स फॉर लाफिंग. यार प्लीज सॉरी ये सब कुछ नहीं लिखना है की जरूरत है. एनीवे, आप बस समझते रहिए, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर से अभी जब मैं इतना बोल रही हूँ आप सोच लो, आंसर्स देख लो, समझ लो और फिर मुझे आंसर भेजो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सीआर में. वीकनिंग का, जहाँ तक हम वीकनिंग की बात करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन अगर हम वीकनिंग की बात करें तो कॉन्सेप्ट के बिना ये सॉल्व नहीं होगा. और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया. अब बच्चे बहुत महान है वो, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया सही जवाब नहीं दिया, तो जितने जवाब यहाँ है वो रिजेक्ट कर देंगे और फिर एक ही जवाब बचेगा, वही लिख के भेज देंगे, वही है. ठीक है, तो इतना मुझे भी पता है यार, सीआर की फैकल्टी हूँ. ठीक है, खैर जो आपको सीरियसली लगे आप वो जवाब भेजो. डजेंट मैटर और बच्चों ने क्या भेजा, ये तो उनका एफर्ट था ना, आप अपना एफर्ट करो. तो पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा सही से लगा दिया है. तो ये कह रहा है क्योंकि 3 गुना ज्यादा लैपटॉप बिक चुके हैं और उनकी बुक्स फुल है नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, इसलिए हमको लगता है कि दे मस्ट बी हैविंग द फास्टेस्ट प्रोसेसर. सो अब अगर वीकनिंग आपको हमेशा सही करनी है तो पहले मेरी एक बात याद रखना, जब भी कंक्लूजन है तो हमेशा अपने आप से पूछना कि ऑथर ऐसा क्यों कह रहा है. Why is the author saying that IB Infotech must have the fastest processors? तो जवाब में अपन के पास 2 फैक्ट आते हैं. मैं यहीं से आंसर निकाल दूंगी बिना ऑप्शन देखे. 2 फैक्ट क्या आ रहे हैं? क्योंकि IB की बिक्री बहुत ज्यादा है, 3 गुना. यदि उसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर सपोज एप्पल है, एप्पल का अगर 1 बिक रहा है तो IB का 3 बिक रहा है उतनी देर में. इसका मतलब उसके लैपटॉप में कुछ तो खासियत है. तो पहला इशारा ये देता है. और दूसरा इशारा ये देता है कि जो ऑर्डर बुक्स हैं वो अगले 1 साल के लिए फुल है. सपोज कोई रेस्टोरेंट है और उसमें आपको जाना है और आपको 1 साल से पहले वहां की बुकिंग नहीं मिल रही, जा ही नहीं सकते. इसका मतलब दैट इज अ पॉपुलर रेस्टोरेंट. दिस मच वी कैन इन्फर दैट इज अ पॉपुलर रेस्टोरेंट. द पब्लिक लाइक्स दैट रेस्टोरेंट, पीपल वांट टू गो देयर, तभी तो बुकिंग है. ओके, सो अब हमें इसे वीकन करना है. सो पहली बात तो मैं आपको फिर से ले जाना चाहूंगी, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बोला था कंक्लूजन इज द किंग एंड वी नीड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कंक्लूजन इज द किंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी जब हम इसको वीकेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज नॉट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर. डज नॉट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर जैसे ही हमने लगाया डज नॉट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर, तो वीकनिंग हो जाएगी. और डज नॉट कहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कहाँ जाना पड़ेगा? किसकी शरण में जाना पड़ेगा भैया? प्रेमाइस की. क्योंकि हम ऐसे ही हवा में तो नहीं कर सकते. सबसे अच्छी वीकनिंग, सबसे अच्छी स्ट्रेंथनिंग, ये मूल मंत्र है स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग का, हमेशा याद रखिएगा. और मैं हमेशा एडवांस क्लास में ही बताती हूँ, बहुत सारे लोग बताते ही नहीं है. 2 मिनट का बढ़िया पॉज लिया है मैंने आपको ये समझाने के लिए कि हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग में, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग होती कंक्लूजन की है मगर मीडियम प्रेमाइसेस होती है. क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग होती कंक्लूजन की है
मगर मीडियम प्रेमाइसिस का रहता है। कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो इन दोनों प्रेमाइसिस को हर्ट कर दे, वीकन कर दे, वो आपके कंक्लूजन को डेफिनेटली वीकन करेगी। कई बच्चे से उल्टा करते हैं, वो बोलते हैं कि मैम यहाँ का जो ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सी है, उससे वीकन तो हो रहा है कंक्लूजन, पर मैं आपको ये समझा रही हूँ वीकन हो रहा होगा, नो डाउट। इस कंक्लूजन को वीकन करने के 1000 तरीके हैं, मगर आपको कौन सा तरीका चाहिए जो कंक्लूजन को इस माध्यम से वीकन करे, जो या तो ये दिखा दे कि बिक्री नहीं होती है आईवी की 3 गुना, और या ये दिखा दे कि ऑर्डर बुक फुल नहीं है 12 महीने के लिए। ओके, और कौन से तरीके से वीकनिंग हो सकती है? या ये दिखा दे कि देयर इज नो नीड फॉर आईवी टू हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर, बिना फास्टेस्ट हुए भी इतनी बिक्री हो सकती है। तीनों बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीकनिंग के 3 तरीके हैं, प्लीज प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वीकनिंग के इस क्वेश्चन में 3 तरीके हैं, और इन जनरल भी 2 तरीके तो डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं। पहली बात मैंने आपको समझाई कि वीकनिंग हमें कंक्लूजन की करनी है फॉर श्योर, बट किस माध्यम से करनी है? द मीडियम शुड बी दैट ऑफ द प्रेमाइसिस, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द premises. External information as close as possible to the premises, which leads to weakening of the conclusion, is the best weakening and is the best strengthening also. Okay. Now, यहाँ पे अब मैं कैटेगोरिकली आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ के ऑप्शन तो बताऊंगी, मैं आपको और भी बताऊंगी कि और कैसे वीकनिंग हो सकती है। देखो, पिछले 6 महीनों में आईवी इन्फोटेक ने 3 गुना ज्यादा लैपटॉप बेचे अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर से। यानी डेटा हमारे पास किसका है? उसका है जो हमारा क्लोजेस्ट कंपेटिटर है। ठीक है, यदि हम किसी तरह से दिखा दें कि क्लोजेस्ट कंपेटिटर की जो बिक्री है ना वो ज्यादा नहीं है, तो आईवी अगर 3 गुना बेच रही है तो उसकी बिक्री कितनी ज्यादा होगी? 3 टाइम्स एक्स, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो बहुत सटल वीकनिंग ये हो गई। दूसरा, एडिशनल आईवी इन्फोटेक्स ऑर्डर बुक्स आर फुल इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। यदि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि लोगों की मजबूरी है आईवी इन्फोटेक से खरीदना, तब क्या आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि इनके फास्टेस्ट प्रोसेसर है? यदि हम किसी तरह से दिखा दें कि इस शहर में, पूरे आयरलैंड में कोई और कंपनी है ही नहीं जो लैपटॉप बनाती है, तब आप कंक्लूड कर पाएंगे कि क्योंकि आईवी इन्फोटेक 1 साल के लिए बुक्ड है तो उसके फास्टेस्ट प्रोसेसर होंगे? नहीं कर पाओगे कंक्लूड। इसका मतलब हमारा वार कहाँ हो जाना चाहिए? क्लोजेस्ट कंपेटिटर की तरफ। आप दिखा दीजिए कि क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो है वो 1 साल से बंद है, वीकनिंग हो गई। जब है ही नहीं क्लोजेस्ट कंपेटिटर तो उनकी ऑर्डर बुक्स फुल होने का क्या मतलब है? हैव यू अंडरस्टूड? दीज आर ऑल द लेवल्स ऑफ वीकनिंग। नो नो नो, ओके। अक्षत इज सेइंग नो, बाकी सब बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है मैम, ई बिकॉज द प्रोडक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। अक्षत को फिर से बता रही हूँ मैं। अक्षत ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास कंक्लूजन ये था कि दे मस्ट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर, ये था ना अपना कंक्लूजन। ओरिजिनल कंक्लूजन ये था कि दे मस्ट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर बिकॉज, क्योंकि उनकी सेल बहुत ज्यादा है अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, और उनकी जो ऑर्डर की बुक्स हैं, यानी जो ऑर्डर है वो 1 साल के लिए पूरे फुल हैं। तो अगर आपको इसको वीकन करना है, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आपको ये लगाना पड़ेगा कि हम क्या ऐसी इंफॉर्मेशन टिक कर दें जो हमें ये पता चल जाए कि लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आईवी इन्फोटेक डू नॉट हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर। कौन सा हम नीचे में से ऑप्शन टिक कर दें जाके हम ये एस्टैब्लिश कर लें कि आईवी इन्फोटेक के जो लैपटॉप्स हैं उसमें फास्टेस्ट प्रोसेसर नहीं है। और ये हमको किस माध्यम से करना है? ये दिखा के कि जो ऑर्डर है वो सब जाली हैं, फर्जी हैं ऑर्डर। अच्छा हाँ, एक और वीकनिंग कैसे हो सकती है, फिर से ऑप्शन बता रही हूँ आपको कैसे वीकनिंग हो सकती है, नीचे नहीं दिया हुआ है, अपने आप से बना रही हूँ कि आईवी इन्फोटेक के पास जो ऑर्डर है ना वो सारे फर्जी हैं, वो उन्हीं के कंपनी के एम्प्लॉयज के ऑर्डर हैं। हो गई वीकनिंग। बताओ समझ में आ रहा है? मैम आप ही सब्जेक्ट लिया करिए, पढ़ाई करके मजा आ जाता। अरे यार तुम लोग पहले ये बताओ, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले ये बताओ आईवी इन्फोटेक की ऑर्डर बुक्स को यदि मैंने इस माध्यम से वीकन किया है कि जितने भी ऑर्डर आए हैं, रुको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, जितने खत्म हो गई वीकनिंग। क्यों?
एक प्रेमाइज को तो वीकन कर ही दिया मैंने, और क्योंकि प्रेमाइज को वीकन कर दिया तो मैंने कंक्लूजन को भी वीकन कर दिया। ठीक है, जितने भी ऑर्डर आए हैं, एडर नहीं है ऑर्डर है, जितने भी ऑर्डर आए हैं सब फर्जी हैं, आईवी के एम्प्लॉयज के ही हैं। तो अगर आईवी के ही एम्प्लॉयज के हैं, इसका मतलब नेसेसरली उनके लैपटॉप में फास्टर प्रोसेसर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के ही एम्प्लॉयज उसे ऑर्डर करें दैट्स ओके, दैट डजंट मीन द कंपनी इज ग्रेट। जैसे कि अगर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के टीचर ने ही सारे यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन उसके टिक कर रखे हैं, मान लो जैसे हमारे पास 6.6 सब्सक्राइबर्स हैं और सारे लॉ प्रेप के ही बच्चे हैं और लॉ प्रेप के ही टीचर हैं, तो हम ये कह सकते हैं लॉ प्रेप इज द बेस्ट? नो, क्योंकि फैक्ट्स डू नॉट सपोर्ट द कंक्लूजन। तो लॉ प्रेप के बेस्ट बनने के लिए हमें कैसे लोग चाहिए? हमें सब तरह के लोग चाहिए। ऐसे ही इस कंपनी को ये कहने के लिए कि इट हैज द फास्टेस्ट प्रोसेसर, तो हमें किस तरह का कस्टमर चाहिए? जो सब जगह से आया हो। नाउ इज इट क्लियर? तो ये वीकनिंग तो ये भी है, डेफिनेटली वीकनिंग है, मगर ये वीकनिंग सिंगल प्रेमाइज की है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जिससे ये भी वीकन हो जाए और जिससे ये भी वीकन हो जाए, बहुत बढ़िया वीकनिंग उसे कहते हैं। करने को टिक आप ये भी टिक कर सकते हैं सीधे, ठीक है? ओके, करने को टिक आप ये भी टिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे ये दोनों वीकन हो तो बेस्ट वीकनिंग होगी। ऐसे ही बेस्ट स्ट्रेंथनिंग होती है। अगर किसी स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन से सिर्फ एक प्रेमाइज की स्ट्रेंथनिंग हो रही है तो स्ट्रेंथनिंग वो भी है। अगर कोई ऑप्शन नहीं मौजूद है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिससे दोनों प्रेमाइसिस की या 3 प्रेमाइसिस की या जितनी भी प्रॉपर प्रेमाइसिस हैं उस आर्ग्यूमेंट में सारी स्ट्रेंथन हो रही हैं, सारी वीकन हो रही हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। Let's see the options now. Ivy Infotech was severely criticized last year for manufacturing laptops with slow processors. सुनो, अब बहुत बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आईवी इन्फोटेक को पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा क्योंकि उसको इस अकाउंट पे क्रिटिसाइज किया गया कि उसके स्लो प्रोसेसर है। पर क्या ये स्लो प्रोसेसर किसी मामले में फास्टेस्ट नहीं हो सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे स्लो और फास्ट कौन डिटरमिन कर रहा है? क्लोजेस्ट कंपेटिटर। सो मान लो, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज डोमिनोज, आप सब गए होंगे, डोमिनोज का पिज्जा खाया होगा। तो मैं ये कह रही हूं कि डोमिनोज पिज्जाज आर द बेस्ट बिकॉज पिज्जा हट इज द वर्स्ट, अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 मेकर्स ऑफ पिज्जा इन द टाउन। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? फिर से बोल रही हूं, डोमिनोज पिज्जाज आर द बेस्ट when compared to Pizza Hut, assuming that there are only 2 brands that make pizzas in the town. This statement is absolutely right. Assuming that there are only 2 brands that make pizzas, Domino's and Pizza Hut. और मैंने कह दिया Domino's बेस्ट है, इसका मतलब Pizza Hut उससे खराब है। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन बोल रही हूं कि Domino's was criticized last year for using illegal ingredients in its pizza. Domino's was criticized last year for using illegal ingredients in its pizza. Does that make Domino's pizzas worse pizzas? No, they are still the best. Why? Because closest competitor determine करेगा कि IV के प्रोसेसर फास्ट हैं कि नहीं है। तो you may criticize IV all the criticism that you have for IV. मैं ये इस premise को आपको explain कर रही हूँ कि IV was severely criticized last year for manufacturing laptops with slow processor. इस premise में कोई गलती नहीं है और वाकई IV के प्रोसेसर स्लो हैं, मगर जब हम क्लोजेस्ट कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं तो उससे तो फास्ट है, मेकिंग देम द फास्टेस्ट प्रोसेसर। तो इस प्रेमाइस के ट्रू होने के बावजूद भी वीकनिंग पॉसिबिलिटी है कि वीकन ना हो। अच्छा, पिज्जा का नाम नहीं ले रहे भाई। सो आईवी इन्फोटेक वाज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड लास्ट ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स विद स्लो प्रोसेसर। ट्रू, मान लिया ट्रू, लेकिन तब भी ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। मस्ट हैव वाला इतना समझ में आ गया आपको कि इस नंबर 1 जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू मानते हुए भी हमारा कंक्लूजन ट्रू रह सकता है। ठीक है भैया, स्लो हैं, लेकिन जो अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो एप्पल था उससे तो फास्ट हैं, तो फास्टेस्ट हो गए ना। ठीक है, अरे यार बच्चे पिज्जा पे ही जुट गए, समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड,
Apart from laptops, IB Infotech also manufactures desktops, tablets, sales of which have declined. क्या बकवास है? तुमको क्वेश्चन किसका था? लैपटॉप का, फास्टेस्ट प्रोसेसर का, कोई और जिक्र हुआ है? ऑर्डर बुक्स किसके लिए फुल है? लैपटॉप के लिए। अब वो चाहे घुइयां बनाए, चाहे जो भी बनाए, पराठे बनाए, डेस्कटॉप बनाए, टैबलेट बनाए, उससे हमारे आर्ग्यूमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? वेस्ट ऑप्शन, टोटली वेस्ट ऑप्शन, ठीक है। Okay. At the same time, last year, IB Infotech had sold 60% more laptops than it has this year. अरे दादा, IB Infotech को उसी के डेटा से कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या हम ये बता पाएंगे कि उसके कंपेटिटर ने कितने बेचे थे पिछले साल? नहीं पता हमें। तो इट कैन हैव द फास्टेस्ट प्रोसेसर इवन विद सी बीइंग ट्रू। आईबी का कंपटीशन, भाई जब हम बोलते हैं ये बच्चा बेस्ट है, तो बच्चा बेस्ट कब तक है? जब तक उससे बेस्ट नहीं है। जो हैं बच्चे क्लास में उनमें से बेस्ट है भाई, उससे बेस्ट आ गया तो वो बेस्ट हो जाएगा जो आया है। तो और बच्चे और आईबी इन्फोटेक का कंपटीशन अपने आप से तो है नहीं, क्लोजेस्ट कंपेटिटर से है। तो इस डेटा का हम क्या करें? इससे हमारा कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, क्योंकि कब फर्क पड़ता? फर्क तब पड़ता जब कंक्लूजन ये होता आईबी इन्फोटेक ने इस साल अपने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लैपटॉप सेल आउट किए हैं, तब हम बोल सकते थे कि पिछले साल जो है 60% इससे ज्यादा थे, तब फर्क पड़ता। अभी तो नहीं पड़ रहा। तो बी और सी, आई होप इट्स क्लियर। ए, बी एंड सी। लेट्स कम टू डी। अच्छा, बेसिकली जो आपको कंफ्यूजन होगा वो डी और ई में ही होगा, तो एक लाइन में सारा सॉल्व कर देते हैं। ऑल द लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स इन आयरलैंड इंक्लूडिंग आईबी इन्फोटेक सोर्स देयर प्रोसेसर्स फ्रॉम द सेम कंपनी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया ऑप्शन। ऑल द लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स, पहला ऑप्शन है जिसने रिलेटिविटी को भी इंक्लूड किया है, जिसने ये भी बताया है कि आईबी इन्फोटेक के साथ साथ और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स उसी जो है प्रोसेसर से, उसी कंपनी से प्रोसेसर लेते हैं। मान लो प्रोसेसर का जो कंपनी है उसका नाम है इंटेल, ठीक है। तो अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं आयरलैंड में वो सारा इंटेल का प्रोसेसर खरीद रहे हैं, मगर किस स्पीड का? ये तो बताओ भैया। i7 है, i8 है, i9 है, i10 है, i12 तक है भाई। प्रोसेसर की जो कंपनी है सेम कंपनी है, मान लो इंटेल है, इंटेल तो हजारों तरह के प्रोसेसर बना रही है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मान लो डी ट्रू है, मान लिया डी ट्रू है, और मान लिया कि जितने मैन्युफैक्चरर हैं आयरलैंड में आईबी इन्फोटेक के साथ इंक्लूडिंग आईबी इन्फोटेक, वो अपने प्रोसेसर्स एक ही कंपनी से ले रहे हैं। पर ये क्या गारंटी है कि जो प्रोसेसर आईबी ले रही है वही वो लोग ले रहे हैं? आईबी हो सकता है फास्टेस्ट प्रोसेसर ले रहा हो। If in case IB is taking the fastest processor, then this statement will be true. D will be true, but the conclusion will not get weakened. Is this clear? हाँ, बस किम्बर्ली ने लिख दिया सेम कंपनी डज नॉट मीन इट कैन नॉट प्रोड्यूस फास्ट वन। एब्सोल्युटली ट्रू। बचा क्या? ऑप्शन ई। लेकिन ई की भी हम जान लेके रहेंगे, ई के भी हम जान के ही रहेंगे कि ई क्यों आंसर है। ड्यू टू प्रोडक्शन बॉटलनेक। बॉटलनेक का बॉटलनेक देखिए आपने, नेक ऑफ द बॉटल पतली होती है यूजुअली। अब वो वाली बोतलों का एग्जाम्पल मत देना जो ऊपर से नीचे तक सेम विथ की होती हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसका एग्जाम्पल यूं हो जाती है, तो नेक पतली होती है, मतलब वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है। सो ड्यू टू प्रोडक्शन बॉटलनेक्स, यानी कि प्रोडक्शन डिफिकल्टीज है ना, और प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स बाय आईबी इन्फोटेक्स राइवल कंपनीज। देखो आ गई ना भाई कंपैरेटर वाली बात। बिना कंपैरेटिव के आप ऐसा, ये जो सुपरलेटिव पावर का वर्ड है फास्टेस्ट, ये बिना कंपैरिजन के नहीं लग सकता, ठीक है। इवन शर्मा जी का बेटा का एग्जाम्पल याद रखिएगा। मम्मी आपसे हमेशा कहती होंगी अरे उतना पढ़ो जितना वो बगल वाला पढ़ता है, उतना पढ़ो जितना बगल वाला पढ़ता है। तो कंपैरिजन के बिना ये लाइन नहीं आ सकती, तभी तो आप पलट के बोलते हो अरे मम्मी कंपेयर मत क्या करो, राइट। तो कंपैरिजन के लिए आपको वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। सो ड्यू टू प्रोडक्शन बॉटलनेक्स द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स बाय आईबी इन्फोटेक्स राइवल कंपनीज फेल बाय मोर देन 60% इन द लास्ट 6 months। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया फंडा वीकनिंग का निकल के आया कि देखो, मैंने आपसे तब से बोला है लास्ट क्लास से कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आई करेक्ट, और ऐसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आई जिसने उड़ा दिया दोनों प्रेमाइसेस को, बुरी तरह से हर्ट कर दिया दोनों प्रेमाइसेस को। यानी कि फास्टेस्ट प्रोसेसर के अलावा एक रीजन दे दिया है जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो सके, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ वीकनिंग। यदि कंक्लूजन में जो कंडीशन दी हुई है कि मैं सीता से प्यार करता हूं क्योंकि वो गोरी है, ठीक है, इस टाइप का कंक्लूजन है कि मैं यार कोई नाम ही नहीं याद आ रहा, मैं तो जेन से प्यार करता हूं क्योंकि वो गोरी है, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमें इसे वीकन करना है। अब वीकनिंग के लिए हमें क्या करना होगा? ये गोरी वाली प्रेमाइस को हर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम नीचे ऑप्शन में ये लिख दें कि केवल गोरी है इसीलिए नहीं प्यार करते हो, इसलिए भी प्यार करते हो क्योंकि उसके पास पैसा है, वीकनिंग हो गई।
तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, लेकिन व्यक्ति ने जो रीजन दिया है उसको वो हर्ट कर रही है, इस वजह से वीकनिंग कंप्लीट है. सो ड्यू टू प्रोडक्शन बॉटलनेक्स द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स आईबी इन्फोटेक्स राइवल कंपनीज फेल बाय मोर देन 60%. और क्योंकि 60%, मान लो उनका पहले लैपटॉप प्रोडक्शन 100 था और आज की डेट में 40 है, तो क्योंकि ये 60% का नुकसान हो गया है, इस वजह से आईबी इन्फोटेक की ऑर्डर बुक भरी हुई है 12 महीने के लिए अगले, और इस वजह से उन्होंने 3 टाइम अपने लैपटॉप ज्यादा बेचे अपने कंपेटिटर से. कोई फास्ट प्रोसेसर भैया है नहीं. ठीक है, ओके, ऑल राइट. रामायण ज्यादा देख ली मैम ने. अरे यार मेरे को ना एकदम मुंह पे वही नाम आया, फिर मुझे याद आया इट हैज इम्प्लीकेशंस एंड देन आई विथड्रू. ठीक है, सो ओके, सिम्फनी इट्स नॉट डी. आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर. आंसर वुड बी सी. नो शानवी, आंसर इज ई. क्वीन, आंसर इज ई. Riya, answer is E. And Dharmesh, your answer is E. I hope you've understood the doubt clearly. All right. अच्छा, ये बच्चे हैं. अभिजीत पांडे, मेरे को आपकी मेल मिल गई है. ईशा शर्मा, अनंत, मैंने आपकी मेल का जवाब दे दिया. अभिनव, I have replied to your mail. Check your mail. Ayushi, got your mail. Kunish, got your mail. Abhijit, got your mail. Anuj, got your mail. Shweta, Manav, and Ipsita, and Arushi, and Pooja. All these kids, I've got your mail. And I'm going to take a doubt session very very soon on it. Okay, strengthening and weakening. अरे भैया ऐसा है, अब 1-2 सवाल आप स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के मेरे साथ लगा ही लो. क्यों लगा लो यार, मतलब बिल्कुल ही डाउट ही क्लास रह जाएगी वरना. चलो ठीक है. हाँ, कितने तरीकों से स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट अबव. ठीक, मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स, फिर मोस्ट स्ट्रेंथन्स. अच्छा, ये मुझे आपको दिखाना था, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत ही पंगा कर देते हैं ये कुछ वर्ड्स, क्योंकि अंडरपिन, पता नहीं बच्चे सोचते हैं कि वीकनिंग का क्वेश्चन है. अंडरपिन हमेशा याद रखना, क्योंकि अंडरपिन और अंडरमाइन दोनों बहुत सिमिलर है. तो अंडरमाइन का मतलब होता है वीकनिंग और अंडरपिन और बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग. और अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, और फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट्स द मोस्ट डाउट ऑन द रीजनिंग अबव. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज योर द वेज इन विच स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो बच्चे कभी कभी घूम जाते हैं. स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर का क्या मतलब होता है, मतलब वीकनिंग. स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर मतलब बेस्ट आर्ग्यूमेंट इन ऑपोजिशन टू द conclusion. This is our last question guys. all right, तो काफ़ी टाइम हो गया है एज यूजुअल, तो हम इसको लास्ट क्वेश्चन मानते हुए और आपका होमवर्क कराते हुए फिर हम आपसे विदा लेंगे. ठीक है, सो ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. ऑल राइट, नाउ तो आपके सामने है क्वेश्चन. अब हम लोग बस इस क्वेश्चन को करेंगे. सो इन इट्स कवरेज ऑफ अ कंट्रोवर्सी regarding a proposal to build a new freeway. Freeway is a tax-free, toll-free road kind of a thing where you can just join in the traffic whenever and wherever you want to. So in its coverage of a controversy regarding a proposal to build a new freeway, a television news program showed interviews with several people who would be affected by the proposed freeway. Of the interviews shown, those conducted with people against the new freeway outnumbered those conducted with people for it 2-1. अगर आपको एक रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा ज़रूर पढ़ें. द टेलीविजन प्रोग्राम इज देयर फॉर बायस्ड अगेंस्ट द प्रपोज्ड फ्रीवे. नाउ आई विल नॉट हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. मैं अभी 2 मिनट का रेस्ट ले रही हूँ. आप लोग पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर दें. वीकनिंग क्वेश्चन है, ज़बरदस्त ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं. अरे यार, गजेंद्र कह रहा है मैम समझ में तो आ रहा है बट इतने आराम से समझने का टाइम नहीं होगा. भैया आज देने जा रहे हो क्लैट, मेरा क्या काम है कि मैं आपको ये तो समझा दूं कि कैसे करना है, फिर तुम्हारा क्या काम है कि इसकी प्रैक्टिस करो. बट जब यही नहीं पता होगा, अगर मैं आपको इतने आराम से नहीं समझाऊंगी, आपको यही नहीं पता होगा कि हम ऑप्शन को रिजेक्ट कैसे करते हैं, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, तो फिर कर पाने की तो बात बहुत दूर की है ना. और जब तुम करने लगोगे फिर मेरे पास और भी टेक्निक्स हैं आपके टाइम कम कराने की. ठीक है, सो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, इट्स अ प्रोसेस, लाइक आई एम सेइंग इट्स अ प्रोसेस. जैसे कि प्यार में पड़ना एक प्रोसेस है, कुछ लोगों के लिए नहीं है बट ज़्यादातर के लिए होता है.
कि प्यार में पड़ना एक प्रोसेस होता है। भाई आदमी मिला, उसने देखा, उसके मन में कुछ लड्डू फूटा, आगे बात हुई, उसको तमाचा पड़ा, प्रोसेस रुक गया। पर आदमी ने देखा, उधर भी आग लगी, इधर भी आग लगी, प्रोसेस बढ़ा, फिर शादी हुई तो बम फटा। ठीक है, तो इस टाइप की इट्स अ प्रोसेस, सीआर इज ऑल्सो अ प्रोसेस। तो आप चाहते हैं आपके क्लाइंट में बम ना फटे तो धीमे धीमे पढ़िए। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। वेटिंग फॉर योर टेक्निक, वेटिंग फॉर द टेक्निक टू रिड्यूस टाइम। ऑल राइट, ग्रेट, वी विल डू दैट, बट दैट विल बी आफ्टर अ फ्यू वीक्स, बिकॉज अभी टाइम लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट वो करने में, बताने में आपको। ओके, सो आखिरी सवाल है, जी जान लगा के इसको सही कर दीजिए प्लीज, तो मजा आ जाएगा। मैं पूरी अपनी तरफ से साइलेंट मदद कर रही हूँ आपकी, ये आपका कंक्लूजन है। अच्छा नहीं कर रही भाई। Waiting for your answers, guys, everybody. बच्चे जो है एग्जाम्पल पे ही खुश हो गए हैं। यार ना, प्यार प्रोसेस होता है, जल्दी में मत पड़ जाइएगा प्यार में, जिंदगी जो है प्रोसेस हो जाएगी। ले यार, कार्टून डबिंग करना, ये सब हिडन टैलेंट्स हैं, ये सब नहीं पता होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके, बंद करें फिर टाइम। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दे दिया, राइट? हाँ, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दे दिया, सीधे सीधे आंसर पे पहुंच गए आप लोग। टेल मी इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट टू यू, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो बायस दिखाता है। तो आपसे पूछा गया था, इन इट्स कवरेज ऑफ अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अ प्रपोजल टू बिल्ड अ न्यू फ्रीवे, अ टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम शोड इंटरव्यूज विद सेवरल पीपल हु वुड बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड फ्रीवे। ऑफ द इंटरव्यूज शोन, दोज कंडक्टेड विद पीपल अगेंस्ट द न्यू फ्रीवे आउटनंबर्ड दोज कंडक्टेड विद पीपल फॉर इट 2-1। ठीक है, तो जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि विद पीपल अगेंस्ट द न्यू फ्रीवे आउटनंबर्ड दोज कंडक्ट, जो लोग अगेंस्ट थे वो काफी बड़ी मात्रा में अगेंस्ट थे। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि ये बाइस्ड व्यूइंग है। मतलब किसके आधार पे बोल रहा है? कि जो वोट आए थे उसके आधार पे बोल रहा है कि ये बाइस्ड व्यूइंग है। सो the television program is therefore biased against the proposed freeway. Before the program aired, over twice as many people were against building the freeway than were in favor of it. तो जब आप ये बोलते हो कि इवन बिफोर द प्रोग्राम एयर्ड, यानी ओरिजिनली भी लोग जो हैं वो इसके खिलाफ थे। यानी ऐसा नहीं है कि टेलीविजन चैनल ने इस डेटा में कुछ उलट पलट की है कि बायस डेटा शो किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इवन बिफोर द सर्वे वॉज स्टार्टेड, पीपल वर ओरिजिनली, द ओरिजिनल व्यू पॉइंट वॉज अगेंस्ट दैट ऑफ बिल्डिंग द फ्रीवे। What does 2-1 मीन? बेटा 2:1 का मतलब होता है टू पीपल, ये कहाँ लिखा है? हाँ, शो दोज कंडक्टर अगेंस्ट द फ्रीवे आउटनंबर दोज हु कंडक्ट। आउटनंबर से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि जो अगेंस्ट हैं वो 2 लोग हैं। इसको ऐसे समझ लो, अगेंस्ट जो हैं वो 2 हैं इस 2, 1 जो है वो 4 है। यानी 2:1 का मतलब हो गया कि अगर 10 लोगों में आपने सर्वे की है तो 5 लोग उसके एंटी हैं, और अरे यार इवन नंबर लेते हैं, 8 लोगों में आपने सर्वे की है तो 2 जो है उस अरे यार 2x:1x है, 2x:x। ठीक है, देखो भैया, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो
वेरी वीक इन मैथ्स, सो 2x:1x। आप अपना हिसाब लगा लेना कि अगर आपकी सर्वे है तो उसमें 2:1 का फर्क आ रहा है, यानी हर व्यक्ति को जब आप सर्वे कर रहे हैं तो 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि हम अगेंस्ट हैं, और उसके अनुपात में, उसके प्रपोर्शन में एक ही व्यक्ति कह रहा है कि हम फॉर हैं। तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरी मैथ बहुत ही ख़राब रही है हमेशा से। सो 2:1 का यही मतलब है, व्हेन यू आर डूइंग, सपोज यू सर्वेड 5 पीपल, सो इन दैट, इन दोज पीपल सपोज 3 आर सेइंग दैट हम जो है, रेशो गड़बड़ होगा, 3 आर सेइंग दैट हम चाहते हैं कि फ्रीवे ना बने, और केवल 2 ही कह रहे हैं कि फ्रीवे बने। ठीक है, ओके मैम, व्हाई नॉट सी? अच्छा, सभी देख लेते हैं फिर। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वॉच द प्रोग्राम वर अवेयर ऑफ द फ्रीवे कंट्रोवर्सी बिफोर हैंड। सो ये तो अब उसका, ये क्या है भाई, ये तो उसकी तर्ज पे हो गया कि मान लो, लेकिन हम अपने आप को वीकनिंग पे ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वॉच द प्रोग्राम वर अवेयर ऑफ द फ्रीवे कंट्रोवर्सी बिफोर हैंड। सपोज दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फ्रीवे कंट्रोवर्सी, सपोज दे वर नॉट अवेयर, लेकिन हमने क्या लिया, हमने तो ओपिनियन लिया है ना। तो अवेयरनेस और ओपिनियन, अब तुम खुद सोचो कितना फर्क है दोनों में। लोगों को कुछ नहीं पता ज़्यादा कोविड के बारे में, लेकिन ओपिनियन सबके पास है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया के बारे में किसी से अगर फैक्चुअल बात करो, कुछ नहीं पता, लेकिन ओपिनियन तो आदमी दे ही सकता है। तो ओपिनियन देने के लिए अवेयरनेस जरूरी नहीं है कहीं भी। ठीक है, इसलिए ए से कोई फर्क पड़ता नहीं। मोस्ट व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम डू नॉट एक्सपेक्ट दोज प्रोग्राम्स टू बी, अच्छा मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी फ्री ऑफ बायस, तो वो फ्री ऑफ बायस नहीं है। तो फ्री ऑफ बायस यदि नहीं है तो स्ट्रेंथनिंग हो गई ना, समझ में आया आपको? तो बायस्ड अगेंस्ट हो गया। हाँ ठीक है, कमिंग टू सी यार, इन द इंटरव्यूज द पीपल अगेंस्ट द न्यू फ्रीवे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस विद मोर इमोशन। इमोशन किस चीज का वैलिडेशन है यहाँ पर? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब वाकई वो व्यक्ति ज्यादा प्यार करता है। आज सारे एग्जाम्पल प्यार के हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो इन द इंटरव्यूज द पीपल अगेंस्ट विद मोर इमोशन, यहाँ कोई इमोशन की बात हुई है, चलो वो सब छोड़ो, वो तो सब्जेक्टिव इशू हो जाएगा, लेकिन इमोशन की कोई बात हुई है? तो इमोशन एज अ पैरामीटर ऑफ ट्रूथ, यानी ज्यादा इमोशन इज इक्वल टू ज्यादा ट्रूथ, ऐसा कैसे इन्फर करेंगे? हम नहीं कर सकते। आउट ऑफ 1 2 8 आर अगेंस्ट एंड 4 आर फॉर। हाँ, आउट ऑफ 12, हाँ ठीक है, संजय ने पूरी जो है इक्वेशन जो है मुझे एम्बेरस करते हुए पूरी बता दी है, तो आप लोग भी जान लें कि आउट ऑफ 12 8 आर अगेंस्ट एंड 4 आर फॉर। तो 12 लोगों में 8 अगेंस्ट हैं और 4 फॉर हैं, तो उसको हम 2:1 का रेशो कहेंगे। तो ठीक है, माइल्डली एम्बेरस, बट अब उनको एम्बेरसमेंट होती नहीं है। देखो ऐसा है रणवीर, तुम ये क्वांट की फैकल्टी से पूछना कि ऑड नंबर होगा और इंटीजर होगा और क्या होगा तो क्या होगा, मेरा ये काम नहीं है। ओके, ऑलराइट। मेल आईडी बेटा इतने बुद्धू नहीं है कि मेल आईडी दे दें हम अपना, वैसे ही 16 डाउट भेज रहे हैं बच्चे। आपको जो मेल आईडी दी है आप उस पर मेल करें, मुझे सारी मेल मिल रही है, इसलिए मैंने एज अ प्रूफ, मुझे पता है मैं फ्यूचर लॉयर्स को पढ़ा रही हूँ, तो एज अ प्रूफ मैंने 13 बच्चों के नाम लिखे हैं। तो अगर किसी का छूट भी गया हो तो मुझे वहीं इन्हीं 2 मेल आईडी पे कृपा करके एक मेल टपका दें और मैं वापस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। ठीक है, तो अच्छा वापस आते हैं। सी हो गया भाई, और कुछ पूछना है इसमें? पक्का? श्योर? सो क्लोज कर दें इसको, वाई नॉट ई? अच्छा, अब तो सारे ही हो गए। द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द टेलीविजन स्टेशन दैट प्रोड्यूस द प्रोग्राम वुड बी हार्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू फ्रीवे। देखो भैया, कौन बच्ची है ये? वान्या। बिजनेस इंटरेस्ट्स, दूर दूर तक हमारी प्रेमाइसेस में बिजनेस इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। The business interest of the television station that produced the program would be harmed by the construction of the new freeway. अरे ये तो स्ट्रेंथनिंग है भाई। अगर बिजनेस इंटरेस्ट हार्म हो रहा है इसका मतलब दे आर बायस्ड अगेंस्ट द प्रपोज्ड फ्रीवे। इसका मतलब वीकनिंग कहाँ से है? ये तो स्ट्रेंथनिंग है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रेंथनिंग, करेक्ट। अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ टेलीविजन स्टेशन दैट प्रोड्यूस द प्रोग्राम वुड बी हार्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू फ्रीवे, देन इट इज ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग। मुझे क्या पता यार लॉकडाउन कब तक खत्म होगा। चलो अभी, चलो एक तुरंत जल्दी से कर लो बस, लास्ट क्वेश्चन। श्योर, आई एम श्योर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, बट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली, आई एम टाइमिंग यू फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के अंदर जो जवाब देना है दे दो।
सवाल ये है आपका, इन अ लेबोरेटरी स्टडी 160 रैबिट्स इन एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वर इंजेक्टेड विद सेरम डी व्हाइल 160 रैबिट्स इन द कंट्रोल ग्रुप को मतलब दवा नहीं दी जाती है, उनको हार्मलेस शुगर सोल्यूशन दिया था। 2 हफ्तों के अंदर 39% ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स रैबिट्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड जंगल फीवर, अ हाईली कंटेजियस एंड फेटल डिजीज, देयरफॉर जंगल फीवर मस्ट बी कॉज्ड बाय सम सब्सटेंस सिमिलर टू दैट सब्सटेंस फाउंड इन सेरम डी। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट हफ्ते है और मैं तब तक के लिए आपको होमवर्क भी दे चुकी हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और होमवर्क आप लोग अपना आराम से अच्छे से निपटाइएगा और मुझे आंसर्स आप यूट्यूब पे छोड़ोगे या एलएमएस के पोर्टल पे छोड़ोगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आफ्टर विच वी क्लोज टुडेज लाइव सेशन। हाँ हाँ, होमवर्क दे तो दिया है, अभी फिर से दिखा दूंगी होमवर्क। अभी पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैंने आपको टाइम कर रखा है 30 सेकेंड्स के लिए। All right, 30 seconds are over. In fact, it has been good 49 seconds. Yeah. क्वेश्चन ऑलरेडी डन इन क्लास यार, मेरे क्लास में तो मैंने नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने कर रखा है इट्स प्रीटी सिंपल। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। एक और लगाना है। चलो चलो चलो, एक और लगा लो, छोटे छोटे हैं। दिस इज अ बिट मोर ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अभी आप लोग यही हैं। इट इज क्लियरली फॉर, बहुत स्ट्रेट अवे स्ट्रेंथनिंग है। सेरम डी कंटेन्स, हमारा कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट इस पे रिलेटेड है नहीं कि किससे आई है, हमारा सिर्फ इतना है कि जंगल फीवर मस्ट बी कॉज बाय सम सब्सटेंस सिमिलर टू द सब्सटेंस फाउंड इन सेरम डी, सो द ब्लड ऑफ जंगल फीवर विक्टिम्स इनवेरिएबली कंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस आल्सो फाउंड इन सेरम डी। इससे ज्यादा स्ट्रेट स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती। ओके, सेकंड क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली योर लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद नो क्वेश्चन, वी क्लोज इट एंड एनी डाउट्स दैट यू हैव प्लीज सेंड देम टू मी ऑन यूट्यूब। ओके, हर्बल टी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं हटाया, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करा दिया बिकॉज वो बहुत ही सिंपल है, ये वाला। तो अभी आप हर्बल टी वाला करें, अगर कोई डाउट होता है मुझे लाइव चैट पे बोलना, तो मैं दोबारा वहाँ चली जाऊँगी उस क्वेश्चन पे। फिलहाल आप हर्बल टी वाला करें। डन, ऑल राइट। Okay, lots of answers coming in. So one of the first answers that I have got, Tushar,
Tushar is saying A, Karthik is saying C, Samarth is saying C, Dilip is saying C, Samarth is saying C, Sanjay is saying C, Rajat is saying C, Harshita is saying C, Anurag is saying C, Kimberly C, Ananya C, Shanvi A, Samarth done. Okay, हाँ, you've sent the answer. Aditi C, Prakhar B, Tanushri C, Gajendra C, Akshita C, Vitsa C, Samarth again C, Kimberly C, Abhijit C, Neha E, Samriddhi C, Anuja C, Shanvi A. C is the best out of others but ain't very suitable. Okay, let's check that. Then C, Vaishali C, Rashika C, Unnati C, Anukul C, Shivani C, Mayank C, Vivek A or C, Anuj C, Nikita C, Life Fundas A, Sanjana C, Sri Lakshmi C, Tanya C, Shanvi A, Pooja C, Prerna C, Riya A, oh my god, अक्षिता सी, प्रणव सी, हुमायरा सी, सिद्धांत सी, अरे इतने सी हैं यार, सी ही है, ठीक है. सो सस्पेंड को बिल्डअप ना करते हुए इट इज डेफिनेटली सी. Okay, most of you all are giving absolutely correct answers. So it can be stated therefore that in order to drink a truly herbal tea, the ingredients should be collected from a natural source. So which of the following, if true, supports the argument's conclusion? So herbs grown in a garden with water alone contain none of the food industry chemicals that have been proven to disrupt the digestion. Absolutely right. तभी वो ये इसी पॉइंट पे कह रहा है कि they should be collected from a natural source. Look at E. बाइंग टी हर्ब्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्म्स. धीमे धीमे पढ़िएगा इसको कि टी हर्ब्स यदि हमने डायरेक्टली फार्म से खरीदी हैं तो ये पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते दैट उसमें रेसिड्यू होता है और पेस्टिसाइड या हॉर्मोन्स होते हैं. तो ये अच्छी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग है. जहाँ ये बताया जा रहा है अगर पानी से सिर्फ उनको सींचा गया है तो डेफिनेटली आपको प्योर चीज़ मिलेगी. ठीक है. धनंजय इज आस्किंग व्हाई नॉट ए. द इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ हर्बल टीज इज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट. द इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी, again I would like to draw your attention to the conclusion. The conclusion states that it can be stated therefore that in order to drink a truly healthy herbal tea, the ingredients should be collected from a natural source. देखो, organic collection of ingredients from a natural source is absolutely right. But now look at this. Herbal tea has become a popular product and is offered by a number of brands, and investigation showed that out of 7 brands of tea sold at an average size supermarkets, what is the contention? That all those teas which are being sold right now, they have preservatives and chemicals for flavor and color. अभी जो सुपरमार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं उन सारी चायों के अंदर जो है प्रेजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं फॉर फ्लेवर एंड कलर. इट कैन बी स्टेटेड देयरफॉर, इस बिना पे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि यदि आपको एक सच में हेल्दी हर्बल टी चाहिए, यहाँ देखो बेटा बहुत ही सटल है और बहुत अच्छा ऑप्शन है ए. वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. देखो ये कह रहा है कंक्लूजन में कि इन ऑर्डर टू ड्रिंक अ ट्रूली हेल्दी हर्बल टी द इंग्रेडिएंट्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. कौन सी चाय की बात हो रही है? ऑर्गेनिक की बात हो रही है कि ट्रूली हेल्दी हर्बल टी की बात हो रही है? अब आप कहोगे ऑलमोस्ट सेम है. ऑलमोस्ट सेम है ना. हैव यू अंडरस्टूड? इट इज नॉट द सेम एग्जैक्टली. हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है? Any chai which does not include preservatives and added chemicals, that is your organic tea for the author. And it can be stated therefore that in order to have a truly, और उसकी इच्छा क्या है? ऑर्गेनिक टी पीने की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा है कि जो भी चाय हम पिए उसमें केमिकल और प्रेजर्वेटिव ना हो. अब दोनों बातें बहुत अलग हो गई. द इंग्रेडिएंट्स, और इसके लिए उसकी शर्त क्या है कि इंग्रेडिएंट्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. तो जब हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है तो हमें इस पॉइंट की स्ट्रेंथनिंग करनी है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल सोर्स से कलेक्टेड हो और तभी हमारी चाय ट्रूली हेल्दी बनेगी. इसको समझिएगा, ठीक है. ऑर्गेनिक शब्द का कोई प्रयोग ना हो पाने की वजह से हम ऑर्गेनिक को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे और इस ऑप्शन को टिक करने में हमारा मेंटल बायस भी थोड़ा बहुत दिखेगा. ठीक है. सो द इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ हर्बल टीज इज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट. नॉट एट ऑल. अगर ये सपोज, अच्छा इसको क्योंकि हमें स्ट्रेंथनिंग करना है तो हम पहले इसको ट्रू मान के चलते हैं. ठीक है. सपोज दिस इज ट्रू.
Suppose this is true, that the increase in popularity of herbal teas is a result of the emergence of the organic product market. तो पहले क्या आया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट आया और उसके रिजल्ट के स्वरूप में क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई. मगर ऑथर का कंटेंशन क्या था कि इस पॉपुलैरिटी के लिए हर्बल टी में पॉपुलर प्रोडक्ट क्यों है, उसका रीजन तो ये हो गया. लेकिन ऑथर का कंटेंशन क्या है कि चूंकि एक पॉपुलर प्रोडक्ट है तब इसमें प्रिजर्वेटिव और एडेड केमिकल नहीं होने चाहिए, जिसके ऊपर ए आपका बिल्कुल साइलेंट है. समझ गए आप मेरी बात? अगर समझ गए तो जवाब दीजिए, अगर नहीं समझे तो जवाब दीजिए तो और समझाऊं. अरे यार यहाँ पे कुछ और ही बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो गया है. बी, अरे ये किस बच्चे ने पूछा था? ए, हाँ धनंजय एंड विवेक. ऑल राइट धनंजय एंड विवेक, हैव यू अंडरस्टूड नाउ व्हाई इज योर आंसर नॉट ए? एंड उसके बाद क्या हुआ है, बी, प्रखर पूछ रहा है व्हाई नॉट बी? एवरेज साइज सुपरमार्केट्स यूजुअली ऑफर प्रोडक्ट्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस. Highest level of consumer awareness, suppose they do. Average size products usually offer products with the highest level of consumer awareness. Suppose that they do offer products with the highest level of consumer awareness. पर उसमें भी तो प्रेजर्वेटिव हैं, तो how does it affect your argument? ओके, बल्कि देखो ऑल जो कि एवरेज साइज सुपरमार्केट्स में चाय रखी हुई है सब में ऑल इंक्लूडेड प्रेजर्वेटिव्स, और आप ये ऑप्शन में ये बोल रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि बहुत ही हाईली अवेयर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेते हैं वो सुपरमार्केट में, एवरेज साइज सुपरमार्केट में रखे होते हैं और उनमें भी प्रेजर्वेटिव और एडेड केमिकल हैं. इसलिए अगर आपको हेल्दी हर्बल टी पीनी है तो इंग्रेडिएंट्स, अब आप देखो सबसे मेन पॉइंट आप छोड़ देते हो, अच्छी स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, बहुत इनडायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग हुई है. मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई, तुम्हारा लॉजिक ये है कि क्योंकि एवरेज साइज सुपरमार्केट में हाईली कंज्यूमर अवेयर प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं इसलिए जो है हो सकता है चाहे सही भी हो, लेकिन उसने तो उन्हीं की सर्वे करके कहा है ना कि प्रेजर्वेटिव तो उसमें है ही, तो इवन इफ दे आर हाईएस्ट अवेयरनेस वाले प्रोडक्ट तो प्रेजर्वेटिव तो हैं. और इस प्रेजर्वेटिव की वजह से उसने कंक्लूड किया है कि चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल सोर्स से होने चाहिए. तो इस आर्ग्यूमेंट में इसकी स्ट्रेंथनिंग तो हो रही है कि एवरेज साइज सुपरमार्केट में अच्छे प्रोडक्ट रखे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी चीज़ की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही. हमको तो इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है ना कि एवरेज साइज सुपरमार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस के होते हुए भी प्रेजर्वेटिव्स हैं उसमें, और इस वजह से हमको अपनी चाय खुद उगानी चाहिए और हो सके तो उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल सबसे कम होने चाहिए. तो इस आर्ग्यूमेंट पे साइलेंट है. ठीक है, yes, we got it. Okay, got it ma'am. Okay, Shivani is saying, अरे यार मेरे को लगा ये क्वेश्चन पूछ रही है शिवा उसी. अरे भाई देखो भैया, तुम लोग क्या देख रहे हो, टीवी वीवी मत देखा करो यार लाइव सेशन के टाइम. इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता तुम लोग वहाँ सीरियल्स देख रहे हो. चलो ठीक है, सो दिस इज वेयर वी गिव full stop to today's class of live session. As usual, it's been awesome interacting with you guys, and keep dabbing, keep staying happy, keep enjoying life and keep studying CR. और होमवर्क ज़रूर करना यार. होमवर्क मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, मुझसे सिया ने बोला भी था तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ आपका होमवर्क कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है. और जो बचे जितने सवाल हैं, मैं आपके साथ खुद लगाऊंगी. जो होमवर्क के लिए देनी हूँ सिर्फ वही लगाइएगा, ठीक है? और बाकी बचे हुए जितने सवाल हैं वो मैं आपके साथ खुद लगाऊंगी, ठीक है? होमवर्क में आपको ये करना है, बहुत जरूरी, इसमें से प्रेमिस और कंक्लूजन छांटना है. दूसरे पैसेज में से भी, तीसरे पैसेज में से भी, थोड़ा बड़ा भी है, आराम से समझ के करिएगा. प्रेमिस और कंक्लूजन आप जितना बढ़िया, जितना सटीक निकाल पाएंगे उतना अच्छा है. और मुझे आंसर्स आप प्लीज केवल यूट्यूब पे और LPT के पोर्टल पे ही दीजिएगा. कोई मेल मत करना मुझे आंसर, मेल हमेशा डाउट करना मुझे, ठीक है? आंसर आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छोड़ सकते हो. फिर 4th, 5th and 6th, these are random assortment of weakening and strengthening questions, all right? And this I will discuss it in the next live class. So, and yeah, that's all for today. And you can mail your doubts here
Doubts regarding the questions I have taken and doubts regarding homework you can put on YouTube. But इसके अलावा जो आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और उसमें डाउट्स हो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं नीचे लिखी गई दोनों IDs पे. So this is Dr. Smriti, faculty for English and Logical Reasoning at LPT, signing off. Have a great day and study really hard. Okay? Bye bye.